दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन अर्थात आपका प्रश्न के माध्यम से एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे थे, जो कि क्लास 6 से लेके आपका क्लास 6 से लेके 12 तक थी। ठीक है, परंपरा चला जा रहा है। ठीक है, सही बात है। यहाँ पे अगर बात करें जल विद्युत तब बनाया जा रहा है, जल विद्युत नहीं, जल विद्युत आ रहा है। ठीक है, भी हो गया आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले मतलब परंपरा सामने जिसी से बनाया था, पुराने जमाने से इसी तरीके से बनाते हुए आ रहा है। ठीक है, बायोगैस ये नया है, ये नया है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस की बात करूँ यहाँ पे, तो ये भी आपका हो रहा है। तो इस तरीके से आपका एलपीजी जो है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 1 2 4 हो गया। 1 2 4 आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें तो देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में लकड़ी, उपले, आपके कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। वहीं पे बात करें जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, और बात पर संबंध है पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण का कठोर वाला कोयला? यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका एंड्रसाइट। एंड्रसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। आपको पता है इसमें 80 से मतलब 90% के ऊपर कोयला पाया जाता है, मतलब कि कार्बन के अंश पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन से कथन आपके सत्य है? जैसे ईट कोयले में कम कार्बन मात्रा, नमी की उच्च मात्रा, वनी में ताप क्षमता होती है, ग्राफाइट में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। दोनों सही है, दोनों ही सही। भारत में इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है बिटुमिनस का। तो सही आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखें। भारत के किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिल जाता है? मिनरल वाला रीजन है, क्या नाम है उसका? तो आपका नवेली है। ठीक है, इस तरीके से नवेली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। धातु शोधन के लिए गोंडवाना युक्त के कोयले का प्रयोग किया जाता है। दामोदर नदी घाटी में तरसरी युक्त के कोयले के नीचे पाए जाते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। आपको यहाँ पे सत्य बताना है कि कौन से कथन आप सीखे हैं। यहाँ पे सत्य, चलिए बताइए जल्दी से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे केवल एक कथन आपका सत्य बता रहा है, एक कथन आपका सत्य बता रहा है। तो आप देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो गोंडवाना है, भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक जो युग के शैल उसमें पाया जाता है, जैसे गोंडवाना, इसकी वायु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक, और दूसरे आपकी टर्सरी नीचे, क्योंकि लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, गोंडवाना कोयले का प्रयोग धातु शोधन में किया जाता है। ये संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज बोकारो के में स्थित है, जो कि मध्यपुर कोयला क्षेत्र है। अंदर कथन पहला आपका सत्य, और तीसरा कथन आपका सत्य। जैसे टर्सरी युग के कोयले निक्षेप उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला एक, निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 1 2 3। ठीक है, सभी आपका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलिए, सोचिए को सोचिए तो समय करना। बोकारो, रानीगंज, महकुम और कालचेर। आइए सीधे यहाँ पे हम लोग सुंदर कर देखिए, समय बहुत कम है। ठीक है, बात करें झारखंड में आपका क्या बोकारो, उड़ीसा में क्या आपका कालचेर, पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज, और असम में क्या तो आपका कह सकते हैं माकुम या फिर जांजगीर नगीरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध आपके यहाँ पे कोयला कह सकते हैं। कोयला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युद्ध की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो इस तरीके से आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? तो आपका आंसर टर्सरी में। ठीक है, टर्सरी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज तेल समंदन, चूना पत्थर या फिर वल्लभ पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। गुजरात भारत का सबसे पुराना तेल जो उत्पादन राज्य है। ये तो गलत होगा, तीसरा नहीं पता, क्योंकि असम है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर क्या जाएगा? तो 1 और 2। 1 और 2 आपके सही है ना? सही बताना है। यहाँ पे देखिए सत्य बताना, तो तीसरा तो मैं बता रहा हूँ कि गलत है, ये असम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पे तीसरे के, देखिए तीसरा सत्य, असम भारत का सबसे पुराना तेल
उत्पादक राज्य है, ना कि गुजरात। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखा जाए विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र उनसे संबंधित स्थानों को क्या करना है, यहाँ पे कौन सा युग्म आपको यहाँ पे देखा जाए सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बात करें यहाँ पे सीधे देख लेते हैं। देखिए बात करें यहाँ पे सी आंसर बता रहा है, सी मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, 1 और 4। 1 और 4 आपके यहाँ पे क्या है, तो एक तरीके से देखा सुमेलित नहीं है। मतलब बसीन आपका देखा जाए तो कहाँ पे मना खड़ी नहीं हो, तो बसीन वैसे भी नहीं है। और बात करें यहाँ पे चौथा मोरन आपका त्रिपुरा, ये भी गलत है। इस तरीके से ये आपका सुमेलित नहीं है ना, ये आपके सुमेलित नहीं, ये और ये। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ के रीजन है ये। तो बात करें बसीन, तो बसीन जो मन्नार की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर है में जो मुंबई हाई है ना उसके आसपास का एक तरीके से प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। और कलोल एवं अंकलेश्वर गुजरात के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। चौथा भी सुमेलित नहीं है, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन, ये दरअसल असम में। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर देखा जाए जैसे कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में खारी खाड़ी में नवाने के बाद समूह तो पाया जाता है। इस तरीके से 1 2 3 आंसर बनेगा, 1 2 3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, केरल, यहाँ पे कह रहा है केरल में पाई जाने वाली आपका जो मोनोजाइट रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये रहा आज का मतलब कि चलिए अभी थोड़ा सा आगे और देखते हैं जल्दी से हम लोग ना। चलिए अब क्या है आपका विनिर्माण उद्योग देख लेते हैं जल्दी से, विनिर्माण उद्योग। ठीक, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी 6 to 12 ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके 5 क्लासेस हम लोग ले चुके हैं, 5 क्लासेस इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसका हम लोग 6ठा क्लास देखेंगे, ये 6ठी क्लास होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लगभग 10 क्लास में ये जो आपकी बुक है पूरी कंप्लीट कर दूंगा, तो 5 क्लास और लगेगी या फिर हो सके तो 10 से कम ही लगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बना सकता हूँ, बट 2 घंटे का वीडियो तो बनेगा, एटलीस्ट 2 घंटे का वीडियो तो बनेगा। तो हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे आज। अभी आप लोग को पता है हम लोगों ने साइंस भी स्टार्ट की है, तो साइंस भी आपका देख लेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने घटना चक्र की एक श्रृंखला भी स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें तैयार मतलब एक तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट की है, क्योंकि देखिए एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। क्योंकि अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो 27 अक्टूबर को आपका क्या है, तो पीसीएस का प्री है। 27 अक्टूबर का पीसीएस का प्री है, और आज अगर देखा जाए तो 23 जुलाई हो गया है, 23 जुलाई हो गया। तो मान लीजिए इसको 27 जुलाई, तो बचा कितना मोटे तौर पे 90 दिन। अगर 27 मान ले तो मोटे तौर पे 90 दिन बचा है ना। तो क्योंकि पूरा आपका एक तरीके से अगस्त बचा, सितंबर बचा, अक्टूबर ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए अब आप लोगों को थोड़ा सा प्री पे फोकस हो जाना चाहिए। ठीक, अब मेंस वगैरह जो आप लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा उसको एक तरीके से विराम दीजिए, थोड़ा प्री पे फोकस हो जाए, क्योंकि प्री में बहुत कंपटीशन है। ये मैं आप लोगों से पर्सनल अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ, प्री में बहुत कंपटीशन है। और प्री में खासकर जो सी सेट है इसकी बात करूँ तो इसमें भी विगत कुछ वर्षों में देखा गया थोड़ा पेपर टफ आ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा, अब जो समय है आपका 90 दिन, आप प्री पे फोकस हो जाइए। जितने भी आप लोग हो सके तो पहला सिंपल सा पीवाईक्यूज कर लीजिए, जितनी बार हो सके पीवाईक्यूज कर लीजिए। अगर पीवाईक्यूज आपको 15 साल के लगभग तैयार है, तो लगभग आपके 30 से 40% तैयारी आपकी है। लेकिन पीवाईक्यूज कैसे, मतलब आपका व्याख्या के साथ, अगर मतलब जो उनके ऑप्शन है उनमें से कुछ और एक्स्ट्रा पूछे तो आप लोग कर ले जाएं। तो पहला आप लोग फोकस कर लीजिएगा पीवाईक्यूज पे। दूसरा अगर देखा जाए तो घटना चक्र पूर्वालोकन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 महीने के अंदर जितनी भी घटना चक्र पूर्वालोकन है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जब ये 2 चीजें कंप्लीट हो जाए तो आप आइए सीधे टेस्ट सीरीज पे। किस पे, टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज पे। और टेस्ट सीरीज तो आपको 70 दिन रेगुलर, 70 दिन नहीं तो कम से कम 60 दिन तो आपको रेगुलर टेस्ट लगाने हैं। और 60 दिन में कोशिश करिए कम से कम, अगर देखिए पीसीएस में आरओ की बात करूँ या फिर अपर पीसीएस की बात करूँ तो लगभग जीएस सेम ही है। तो दोनों का मिला कम से कम 100 टेस्ट लगा के आप लोग जाइए, 100 टेस्ट। प्रैक्टिस में बताऊँ, टेस्ट सीरीज के 100 टेस्ट लगा के जाइए। और ईमानदारी से लगाइए, प्रॉपर 2 घंटा का टाइमर लगा के आप लोग इसको लगाइए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तरीके से आपकी जो वहाँ पे प्रश्न अटेम्प्ट करने की आदत होती है ना, वो बन जाती है। और आपको पता है 120 प्रश्न के ऊपर ही आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपकी मेरिट जा रही है। ठीक, तो ये कुछ चीजें इसको हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो में देख लेंगे। आप लोग कहेंगे तो मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा आज के कमेंट में। आप लोग अगर बताएंगे तो मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बना लूंगा। फिलहाल तो हम लोग अभी थोड़ा सा थियरी का पोर्शन देख रहे हैं, मतलब जो आपके एनसीईआरटी इसको देख रहे हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं। अगर आप लोग का अच्छा खासा कमेंट आता है तो मैं अपर पीसीएस की स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक पीसीएस लगा PY चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग टेस्ट सीरीज को विराम लगाएं, इसलिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये जो आपकी थोड़ी सी घटना चक्र हो गई, कुछ और PYQs हो गई, ये सब थोड़ा मैं तैयार करा लूँ आप लोगों का। फिर जो आपका टेस्ट सीरीज है वो तो मैं करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज पे तो आप मुझे विश्वास कर सकते हैं, मैं सारी टेस्ट सीरीज करा, जैसे कि आप कुछ कह रहे थे कि पुरानी वाली टेस्ट सीरीज PCS वाली करवा दीजिए सर, तो चलिए मैं करवा देता हूँ। बस एक हफ्ता से दो हफ्ता मुझे दे दीजिए ताकि मैं ये घटना चक्र जल्दी से कंप्लीट करवा लूँ, ठीक है। और ये जो बुक है NCERT वाली, ये सब कंप्लीट हो जाए। कुछ चीजें देखिए स्टार्ट की तो उसको कंप्लीट भी तो करना होगा, अदरवाइज आप लोग कहेंगे कंप्लीट करता ही नहीं है। अरे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं इन लोगों जो ये सब चीजें इनको कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर हम लोग आगे से टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो चलिए फिर आज का पहला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक की अगर बात करें, हम लोग थोड़ा सा ये सब सही कर लेता हूँ। तो आज की टॉपिक की बात करें तो आज विनिर्माण से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक औद्योगिक स्थापना को प्रभावित आपके करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका आंसर, तो कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार। तो कौन से कारक हैं या फिर कौन से फैक्टर हैं जो कि उद्योग होता है ना उसके स्थापना को प्रभावित कर सकते हैं, बताइए इनमें से क्या आपका एक तरीके से आंसर बनेगा। तो डी बनेगा, डी सभी प्रभावित कर सकते हैं। तो सिंपल सा, ये तो आसान सा प्रश्न, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका समूह बचत होता है ना, समूहन बचत, जिसको आपका एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं, को परिभाषित करता है। तो जैसे सुदूर पिछड़े हों अविकसित क्षेत्रों में उद्योग का संकेंद्रण, उद्योगों को का नगरों के पास संकेंद्रण, या फिर आपका तीसरा यहाँ पे दे रहा लोगों को द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उद्योगों की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका बी बता रहा है ना, बी आप लोग, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण, यही आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, मतलब बी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे बनेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग बी लगा लीजिएगा। चलिए तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, अगर नगर केंद्रों के द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम लोग समूहन बचत के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। चलिए अगला है, पर्सन उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन पर्सन उद्योग के बारे में क्या है सत्य। जैसे भारत पर्सन व पर्सन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में पर्सन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही। पर्सन की बात करें तो ये बेसिकली आपका जो पश्चिम बंगाल का रीजन होता है उधर बहुत ज्यादा होता है, तो हुगली आपका आंसर यहाँ पे, मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखा जाए भारत पर्सन व पर्सन निर्मित सामान का सबसे बड़ा क्या है, तो उत्पादक है, यहाँ पे बात आप लोग याद रखिएगा। तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, कौन सा, तो भारत, ठीक है। भारत में अधिकांश पर्सन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर लगभग 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है, ठीक है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्नलिखित कारण भी है, जैसे पर्सन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसी में आगे लिखा है थोड़ा सा, हाँ ये सब वही सारी चीजें। चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई से ज्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने के अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। आपको यहाँ पे फिर से कौन सा कथन सत्य ये बताना है, चलिए बताइए। और ये थोड़ा सा एक तरीके से अगर आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे तो इस टाइप के थोड़ा सा जो घुमावदार प्रश्न आते हैं आपके, एक तरीके से मतलब जो आपका चीनी वाला टॉपिक होता है आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सत्य है। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो चीनी उद्योग में प्रयुक्त जो कच्चा माल अर्थात गन्ना है भारी होता है तथा ढुलाई के में लगने वाले समय के साथ इसके सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ये मौसमी उद्योग है अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा होना, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है, तो इस तरीके से अगर देखा जैसे लौह अयस्क है, कोकिंग कोल है, सिलिका है, चूना पत्थर है। यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो लौह इस्पात की बात करा ना, यहाँ पे जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं उनकी बात करा, तो यहाँ पे क्या एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए सिंपल सा अगर देखा जाए यहाँ पे तो लौह अयस्क होगा, कोकिंग कोल भी हो सकता है बनाने के लिए, और आपका यहाँ पे चूना पत्थर हो सकता है, सिलिका नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बता रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे बता रहा है एक तरीके से कौन सा, तो आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बता रहा है बी। बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आज का यहाँ पे कि विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रमुख यौगिक के साथ नीचे दिए कथनों युगों में से कौन सा पद सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है। जैसे कि यूरिया आपका कह रहा है नाइट्रोजन उर्वरक है, DAP अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से मिश्रित उर्वरक आपका फॉस्फेट
जो फास्फेट उर्वरक होते हैं, यहाँ पे क्या आपका सही है? देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो केवल एक सही है, केवल एक आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या इसकी। तो यूरिया में आपका नाइट्रोजन होता है, पता है। डीएपी की बात करें तो फास्फेट उर्वरक होता है। मिश्रित उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए पोटास का, एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए पोटास की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, पोटास जो है इसका पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला ये पोटास या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर है, सिलिका है, आपका एल्युमिनियम है, जिप्सम। बताइए आपका ऑप्शन क्या बन सकता है यहाँ पे? तो अगर देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बता रहा है, तो ऑप्शन आपका डी बता रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चारों बता रहा है ना, तो चारों ही आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही। ये चारों चीजें सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रयोग की जाती है। क्या क्या? तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि चूना पत्थर भी, सिलिका भी, एल्युमिनिया भी, आपका जिप्सम भी, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके लिए? तो सीमेंट उद्योग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट उद्योग को भारी व अशुल्क कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रेल परिवहन कहते हैं तो इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यकता होती है। भारत का पहला सीमेंट जो है ये सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात से उद्योग का प्रसार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग आपका करता है? तो यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का आंसर सिंपल से यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो व्याख्या देखा जाए तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन द्वारा आपका दूसरा सर्वाधिक क्या है यहाँ पे? तो महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। अगर बात करें यहाँ पे प्रगाल्को, जिसको सेनेटर्स कहते हैं, में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो कि भारी गहरे लाल रंग के चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हल्का, जंग रोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा देख लेते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता था? जो चार सबसे बड़े महानगर उनको आपस में जोड़ता था, कहने मतलब दिल्ली को कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, नहीं होंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ए बन गया, ठीक। याद रखिएगा। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की कुछ मैं बात करूँ, जिसको आपको गोल्डन कॉरिडोर कहते हैं, इसके तहत भारत सरकार ने दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए आपका 6 लेन वाली जो महाराजमार्ग सड़क है, उस परियोजना को प्रारंभ किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। यहीं पे आगे देखा जाए, प्रथम यहाँ पे देखिए, इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी बनाए गए। एक प्रथम जो गलियारा है आपका यहाँ पे उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसको कि श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा दूसरा जो दूसरा आपका गलियारा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर अर्थात असम को पोरबंदर अर्थात गुजरात से जोड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, जैसे कि पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, पाइपलाइनों को चलाने की लागत न्यूनतम होती है। आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है? तो देखिए, इनमें देखा जाए आपके दोनों कथन सही है। दरअसल यहाँ पे देखा जाए तो पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन इसको चलाने में जो लागत आती है न्यूनतम आती है। तो इस तरीके से याद रखिए कि यहाँ पे आंसर आप लोग क्या लगा सकते हैं? तो दोनों आंसर आपको यहाँ पे बन जाएगा, दोनों आंसर। ये तो आसान सा प्रश्न था, ठीक है। चलिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही। अगर बात करें हम लोग गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलती है, यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर भी है। नीचे देगा युवा में से कौन सा आपका सही सुमेलित है? बताना आपको कौन सा सही सुमेलित है। देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तो इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया धुबरी के मध्य, राष्ट्रीय जलमार्ग आपका जो 3 है ये बता रहा है काकीनाडा और पुडुचेरी नहर के मध्य। इस तरीके से यहाँ पे आंसर देखा जाए तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 आपका यहाँ पे क्या है? तो सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 है, आप सबको पता है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा भागीरथी व हुगली नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो पश्चिमी तट नहर उद्योग मंडल नहर आपका चंपकारा नहर अर्थात केरल, कुल लंबाई 365 किलोमीटर की है, ठीक है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पत्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे आंसर बन जाएगा क्या? यहाँ पे बन जाएगा कांडला पत्तन, ठीक है। कांडला पत्तन आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कांडला पत्तन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीजें लिखी गई है। देखिए, कांडला एक ज्वारीय पत्तन है, ये थोड़ा सा पूछ लेता है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों जो के आयात है या निर्यात उनको संचालित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है? तो सत्य। जैसे उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः कोयले का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतरस्थलीय नदी पत्तन है। कुछ और ऑप्शन दिए गए नहीं। यहाँ पे देखा जाए केवल 2 सही बता रहा था, केवल 2 मतलब का 20 सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी व्याख्या।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे केवल दो सही है, मतलब कि पहला सत्य, उड़ीसा में स्थित जो पारादीप आपका पत्तन है ये लौ एस का निर्यात करता है, लौ एस का निर्यात करते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा था, यहाँ पे दे रहा था आपका देखा जाए तो आपका विशेषकर कोयला, तो गलत हो गया ना, ये जो लौ एस पता है उसका निर्यात करता है। दूसरा आपका 100% यहाँ पे क्या है तो सही है। इस तरीके से देखा जाए, देखिए कोलकाता एक अंतरस्थलीय क्या है तो नदी पत्तन है। ये पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद जो समुद्र पृष्ठभूमि की सेवा प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए कोचीन है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक ना, प्राकृतिक पूछ रहे हैं यहाँ पे प्राकृतिक कौन से हैं, तो बताइए यहाँ पे प्राकृतिक कौन से हैं। तो प्राकृतिक की बात करूँ यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए तो आपका आंसर 1 2 3 बता रहा है, 1 2 3 मतलब आपका चेन्नई वाला नहीं है ना, चेन्नई वाला आपका नहीं है। तो आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लें। यहाँ पे देखिए कोचीन जो है एक प्राकृतिक कह सकते बंदरगाह है जहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादन व सामान्य नौ भार का परिवहन आपका होता है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। मुंबई एक प्राकृतिक आपका पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन के को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो इसे पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा प्रदान करता है। विशाखापट्टनम एक ऐसा तो प्राकृतिक बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज यहीं स्थित है, ठीक है। चेन्नई भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, ठीक है। कांडला की बात करें आप सबको पता है, कांडला जो एक अच्छी खाड़ी के सिरे पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह, कौन सा, कांडला। पारादीप की बात करो तो एक गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है, यहाँ से लौ एस के क्या होते हैं और लो एस का पास मैग्नीज आदि का निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद तूतीकोरिन की बात करें, तूतीकोरिन की अगर बात करें तो ये गहरा व कृत्रिम आपका क्या है, एक तरीके से पोताश्रय है। ये समृद्ध पृष्ठ प्रदेश के साथ रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मुक्त कोयला, नमक, खाद्य तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। मारमू गोवा जो कि आपको गोवा में पड़ेगा, ये अरब सागर के तट पर जो ज्वारी नदी है उसके मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह। तो इस तरीके से सारे बंदरगाह की जानकारी आप लोग को मिल गई। चलिए आगे चला जाए। अब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो एक विषय मतलब भूगोल एक विषय के रूप में, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सबको पता होगा आंसर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हो जाएगा ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास देखा जाए थोड़ा सा तो निम्नलिखित कथनों पर विचार से निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी अर्थात इनर प्लैनेट कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको सत्य बताना। देखिए अगर सिंपल से अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें या फिर उसके विकास की, तो जो नेबुला आपकी हाइपोथेसिस थी उसके द्वारा अगर देखा जाए तो ये बात सही है कि जो निहारिका है उसको सौरमंडल का जनक माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा किस तरीके से मान लीजिए सन है, ये आपका सन हो गया, ये मरकरी है, वीनस है, ये अर्थ है, ये आपका मार्स है। इस तरीके से एक बेल्ट पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइड बेल्ट कहते हैं। फिर मार्स हो गया, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गया। तो इस तरीके से इधर के जो ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इधर बाहरी ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ये आपके एक तरीके से क्या कहलाते हैं तो जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं, या फिर आउटर प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है, या फिर गैसीय आपके ग्रह कहलाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा कि सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित ग्रह को भीतरी अर्थात इनर प्लैनेट कहा जाता है। सही है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवश्य जो ग्रह उनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे तीनों सही है, तीनों मतलब आपका डी वाला आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें कुछ व्याख्या बताने लायक चीजें नहीं है, ठीक है, बाकी याद रखिएगा। अगला आपका है कि कथन बुध शुक्र व मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कारण कह रहा है बुध शुक्र और मंगल ग्रह गैसों से बने, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है क्योंकि ये पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये इन्हें हम लोग क्या कहते हैं तो पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से ये सही है, परंतु यार आपका गलत है। आपका सी वाला आंसर यहाँ पे बनना चाहिए, सी आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। तो देख लेते हैं आपका सी आंसर बनना है, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच जो आपके ग्रह आते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, इनको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं अर्थात टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पे देखा जाए बुध, शुक्र व मंगल पृथ्वी की भांति ही सैलो धातुओं से बने हैं जो कि अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं, इसी कारण इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और अन्य 4 ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की बात करें तो गैस से बने आपका विशाल ग्रह जो कि जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है, जैसे जोवियन का अर्थ क्या होता है तो बृहस्पति की तरह, किसकी तरह, बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह है, ग्रह से विशाल और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान सिद्धांत विपक्ष सिद्धांत है। 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है तो मापन है। आपको सत्य बताना, फिर से तीनों ही सत्य होंगे। आप सबको पता है कि अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा एक तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान जो एक सिद्धांत है वो कौन सा, तो बिग बैंग थ्योरी, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और दूसरा भी आपका सही, इस तरीके से सभी आपके यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चला जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुरेसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ था।
स्थल पर जीवन का के प्रथम चिन्ह पौधे का विकास आपका जो सिलूरियन का आपका कल्प होता है, सिलूरियन कल्प, उसमें हुआ था। आपको बताया इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा आपका क्या है तो सत्य है। देखिए यहाँ पे दोनों सही तब दोनों सत्य आपका दे भी रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ठीक, सी आपका आंसर बन जाएगा, सी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कैरेबियन कल्प में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, ठीक है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतु का विकास क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। आपको बताएं इनमें से कौन से कथन क्या है तो सही है। फिर से अगर देखा जाए यहाँ पे तो पहला तो 100% सही होगा, ठीक है। कैरेबियन कल्प के स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल आपके यहाँ पे सही है। फिर क्या, रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतु का विकास क्रेटेशियस कल्प में हुआ, ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है, केवल एक दे रहा है। देखिए केवल एक दे रहा है, आपका आंसर यहाँ पर केवल एक हो जाएगा। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए पहला तो सत्य, पृथ्वी के विकास के इतिहास काल में कैरेबियन युग में स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था, बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे। दूसरा सत्य, क्रेटेशियस कल्प में नहीं बल्कि जो कार्बोनिफेरस कल्प है उसके पहले रेंगने वाले जंतु तथा उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अगला चैप्टर जाइए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आइए थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के। डायरेक्ट सोर्स बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट सोर्स की अगर बात करूँ तो धरातलीय चट्टान, जैसे कि धरातलीय चट्टान है तो डायरेक्ट उसको हम लोग देख के पढ़ सकते हैं, मतलब एग्जामिन करके बता सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके की चीजें मिलती है आपका हो सकता है। बात करें यहाँ पे आपका क्या है तो आपका ज्वालामुखी उद्गार, ये भी हो सकता है जब ज्वालामुखी से लावा बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं, ठीक है, भी सही है। उल्का पिंड और आकाशीय पिंड एक तरह से डायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आंसर 1 और 2 बनेगा, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर देखा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विकास की जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष स्रोत आपके धरातलीय चट्टान है, पृथ्वी की गहराई खुदाई से प्राप्त पदार्थ तथा ज्वालामुखी उद्गार है। ठोस पदार्थ में पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो धरातलीय चट्टानें अथवा चट्टानों जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं है, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज का है, अगला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट सोर्स की बात कर रहा है। तो जैसे इनडायरेक्ट सोर्स की अगर बात किया जाए यहाँ पे सिंपल से देखा जाए, उल्का पिंड हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, भूकंप हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी बनेगा, डी आपका आंसर यहाँ, ये सब क्या है इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक है, कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ आपका तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, देखिए कथन कारण दोनों से व्याख्या नहीं कर पा रहा ना, उसको बताना चाहिए ना कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है और जो विषुवत रेखा उस पर कम क्यों होता है। इस तरीके से इसका आंसर आप लोग बी लगा लीजिएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा बिल्कुल सही। तो देखा जाए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा से दूरी अधिक है, ध्रुवों की कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुव पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा क्या होता है तो थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थ का समान वितरण भी इस विभिन्नता को प्रभावित करता है। चलिए आगे चला जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अधिकेंद्र अर्थात एपिसेंटर कहते हैं। सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का उद्गम केंद्र फोकस पर महसूस किया जाता है। आपको सत्य बताना, बताइए इनमें कौन सा सत्य है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भाग से जब ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें होती है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका 100% सही है। पृथ्वी का वो स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो अभी एपी सेंटर कहलाता है। ये गलत है ना, ये आपका गलत है, ये आपका एपिसेंटर नहीं, ये फोकस कहलाएगा, ठीक है, उल्टा लिखा है। और सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का उद्गम केंद्र जहाँ पे महसूस किया जाता है उसको एपिसेंटर कहते हैं, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका केवल सत्य है। यही चीजें यहाँ पे लिखा गया होगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। पहले तो सत्य आप लोगों को पता होगा, देखिए दूसरा सत्य हुआ स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र अर्थात फोकस कहलाता है। इसे हम लोग हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, मतलब आपका केंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहलाते हैं। तीसरा सत्य, अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप तरंगे का महसूस किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र मतलब आपका एपिसेंटर हो गया, ठीक है। चलिए भूकंपीय तरंगों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो दुर्बलता मंडल है यहाँ पे सॉरी विचार करके आपको बताना है कौन से इनमें सत्य है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। प्रकृति भूकंप केवल दुर्बल मंडल में आते हैं, ठीक है। भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव्स उद्गम केंद्र से ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। भूगर्भीय तरंगों धरातलीय सैलों के मध्य अन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलिए बताइए इनमें कौन सा सही है। प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बल मंडल में आते हैं, ये तो बात गलत है। दुर्बल मंडल में उसके ऊपर भी तो चले जाते हैं, तो इस तरीके से आपका देखा जाए ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आपका दूसरा और तीसरा तो 100% सही, तो आपका 2 और 3 आंसर बनेगा। 2 और 3 आपका आंसर यहाँ पे जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। देखिए पहला सत्य, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल जो लिथोस्फीयर होता है उसमें आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल अर्थात 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंपीय यंत्र जो आपका भूकंपी मापी यंत्र जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं उसके सतह पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों का अभिलेखित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है। चलिए
आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताएं में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे कि पहला कह रहा है आपका पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंग जैसी होती है। पी तरंगे ठोस तरल एवं गैस तीनों प्रकाश की जो प्रकार होते हैं उनके पदार्थों में गुजर सकती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। चलिए इनमें बताइए कौन सा सत्य है। तो ये कह रहा है पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ये बात सही है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंग जैसी होती है, गलत है ना। पी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अगर देखा जाए कि प्रकृति की बात करूं मैं थोड़ा सा, तो ये कैसी होती है बता सकता है कोई? क्योंकि देखिए और देखा जाए जैसे पी तरंगे ठोस तरल तीनों माध्यम में गमन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। यहाँ पे आंसर आप लोग क्या लगा सकते हैं? बी। बी आपका यहाँ पे एक तरीके से सत्य। बी तरंगों की प्रकृति काफी बता रहे हैं यहाँ पे कैसी, तो प्रकाश तरंगों की भांति बता रहा है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो जो भूगर्भीय तरंगे होती है दो प्रकार की होती है, पी होती है, एस होती है। एस केवल सॉलिड, एस फॉर सॉलिड और एस फॉर एस तरंगे, तो ये केवल सॉलिड में गमन कर सकती है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है, किसकी ध्वनि तरंगे जैसे होती है। इस तरीके से आपका दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए भूगर्भीय एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है? असत्य। अब यहाँ पे एस तरंग की बात हो रही है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती है, बिल्कुल सही है। एस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं क्योंकि इनसे सैलों का विस्थापन होता है। देखिए आप यहाँ पे देखा जाए ना, तीसरा भी गलत है, तीसरा भी आपका यहाँ पे गलत है। अब हमें असत्य बताना है तो जो एस तरंगे होती है वो पी के बाद आती है, तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत, मतलब केवल डी लगा लीजिए। सबसे विनाशकारी तरंगे जो होती है ना वो आपका रिले वेव होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाती है थोड़ा सा यहाँ पे, तो एक पहला सत्य, एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के कुछ समांतराल के बाद पहुंचती है, तो इस तरीके से याद है, इसलिए इसको द्वितीय तरंगे कहते हैं। कथन दूसरा भी सत्य है, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा सत्य, धरातल तरंगे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। जो सरफेस आपकी एक तरीके से वेव होती है, जिसको एक तरीके से हाँ सरफेस जो वेव होती है वही अभी ज्यादा विनाशकारी होती है। इन तरंगों से शैलें विस्थापित होती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, धरातलीय तरंगे भूकंपीय लेखी यंत्र स्मोग्राफर यंत्र अभिलेखित होते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है तो सत्य। चलिए बताइए तो। जैसे पी तरंग में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। एस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं, तो यहाँ पे दोनों सही है। यहाँ पे आपके दोनों ही सही है, क्योंकि इस तरीके से चलती है ना, ऊपर नीचे चलती है, आपको इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही आपके क्या है, यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए आपका। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगे अभिलेखित हो जाती है उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र आपका कहा जाता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। आपको यहाँ पे फिर से क्या बताना है, आपका सत्य बताना है, कौन सा सत्य है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डी बता रहा है कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी आपका यहाँ पे क्या तो सत्य नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका डी आंसर यहाँ पे बता रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोनों कथन आपके यहाँ पे क्या तो असत्य है, ठीक है। आइए देखते हैं। भूकंप लेखी यंत्र जो सिस्मोग्राफ है उस पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगे को अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र अर्थात शैडो जोन कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भूकंप का छाया जो क्षेत्र है दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। देखिए 105 डिग्री से परे 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया जो क्षेत्र है न केवल विस्तार में बड़ा है वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला, विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण संबंध नीचे दिए कथनों पर विचार कर बताना कौन सा आपके सही सुमेलित है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि पहला कह भ्रस्थल के किनारे चट्टानों के खिसकने से विवर्तनिक भूकंप आते हैं। खनन क्षेत्र में अत्यधिक खनन से आपके विस्फोट भूकंप आते हैं। परमाणु व रासायनिक विस्फोट से आपके निष्पात भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे आंसर केवल पहला सही लग रहा है, केवल पहला मतलब आपका केवल एक सही लग रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बाकी आपके सब गलत हैं। अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, स्थल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने से आपके विवर्तनिकीय जो आपके टेक्टोनिक भूकंप आते हैं वो आते हैं। फिर एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनीय भूकंप को ज्वालामुखी आपका या फिर अन्य रूप में समझा जा सकता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए दूसरा, कह रहा कि खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत जो खाने उनकी छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें हम लोग निपात अर्थात कोलैप्स भूकंप कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि कंपन होता है। इस तरह के झटकों को आपको विस्फोट जो होता है इसको कौन सा तो यहाँ पे विस्फोट भूकंप कहते हैं, इसको विस्फोट भूकंप कहते हैं। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के कारण आने वाले भूकंप हम लोग बाध जनित आपके भूकंप कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, भूकंप तीव्रता का माप
मापा जाता है। तो यहाँ पे तीव्रता की बात करिए, इंटेंसिटी की बात हो रही थी, इंटेंसिटी आपके रिक्टर स्केल में मापी जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है। तो यहाँ पे सत्य है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागर की तुलना में कम है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं में क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें विशाल निर्मित होती हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा क्या है, तो सत्य है ना, सत्य बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। अच्छा, फिर कह रहा मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। महासागरों के नीचे पर्पटी की चट्टानें विशाल से निर्मित है। तीसरा तो 100% सही है, तो तीसरा यहाँ पे सही भी बता रहा था, तीसरा लगा लेते हैं। देखते हैं पहला दूसरा गलत क्यों है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे भूपर्पटी, तो भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप व महासागरों के नीचे अलग अलग है। ठीक है, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई जो है वो महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरीके से याद किया। मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में ये मोटाई कम और अधिक भी है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग आपका 70 किलोमीटर की है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला और दूसरा क्यों गलत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है, तो सत्य। जैसे कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत आपका क्रोड है। क्रोड एक संपूर्ण मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देखिए केवल एक बता रहा है। ठीक है, केवल एक बता रहा मतलब आपका केवल पहला सही है, केवल पहला सही। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे केवल एक सत्य है, केवल एक आपका यहाँ पे क्या है, तो सत्य है। देखिए, भूगर्भ में पर्पटी के नीचे जो भाग है आपका मेंटल, वो कहलाता है। यह मोह जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है उससे प्रारंभ होकर लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को हम लोग दुर्बलता मंडल अर्थात स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। और आपको पता है ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका विस्तार आपका 400 किलोमीटर तक आका जाता है। कथन दूसरा सत्य, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत मेंटल ही है। क्या है, उसका मुख्य स्रोत मेंटल है, न कि कोर है। इस तरीके से आपका गलत होगा, इसका घनत्व भूपर्पटी चट्टानों से अधिक है। तीसरा कथन सत्य है कि भूपर्पटी व मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो मिलकर आपका स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपका जो तीसरा कथन क्यों असत्य हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है, तो सत्य। जैसे कि पहला कह रहा है आपका कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में और तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। ठीक है, पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकेल व लोहे से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे देखा जाए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि नीचे कहा जाता है ना, नीचे आपका कहा भी जाता है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और जो बाह्य क्रोड है ये तरल अवस्था में पाया जाता है, आंतरिक वाला कैसा है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, आपको बताने से कौन से कथन क्या है, तो आपके सत्य। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से कथन आपके सत्य हो रहे हैं। जैसे कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। ठीक है, तरल चट्टानी पदार्थ जो मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे तीनों सही है, तीनों ही सही है। जब ये मैग्मा बाहर आता है तभी तो उसका नाम लावा पड़ जाता है। दुर्बलता मंडल में ये बेसिकली आपका क्या होता है, तो प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए और तीनों सही है, नाइट्रोजन सल्फर के और वाटर वेपर निकलता है। इस तरीके से कार्बन भी निकलती है। तो फिलहाल आपका तीनों ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका किसी ज्वालामुखी के संबंध में कौन से आपके यहाँ पे देखा जाए तो असत्य है। किसके बारे में, शिल ज्वालामुखी के बारे में कौन सा असत्य है, तो शिल ज्वालामुखी के बारे में असत्य देखा जाए तो आपका ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं, यही आपका यहाँ पे असत्य है। ठीक है, यही आपका असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा देखिए, अगर बात करें विशाल प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी शिल ज्वालामुखी सबसे विशाल है। इन ज्वालामुखी में से लावा फवारे के रूप में बाहर आता है और जो निकास होता है उस पर एक शंकु बनता है जो कि सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी शिल ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण है। शिल ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल से निर्मित होते हैं जो कि तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए ये सत्य कम विस्फोट होना ही इनकी क्या विशेषता है, किंतु यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी कुंड जो ज्वालामुखी आपका कैल्डेरा होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपके यहाँ पे कुछ कथन दे रहे हैं, आपको बताने में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, देख लेते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में आपका विस्फोट के दौरान लिंडस ग्रत का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इनके पास ही स्थित होते हैं। यहाँ पे तीनों आंसर सही है, तीनों ही आंसर आपके यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर डी लगा सकते हैं, डी आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। मोना लावा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लावा एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई जो द्वीप है ना वहाँ पे पाया जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा, रशिया के आसपास पाया जाता है रीजन, तो आपका हवाई हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा के ठंडे होने से अग्नि शैल बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी लावा के धरातल
के नीचे ठंडा हो जाता है, तब इस दौरान बनने वाले अग्नि सेल को हम लोग पातालीय सेल कहते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य हैं, दोनों ही आपके सत्य हैं, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है तो सत्य हैं, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका लेकोलिथ। यहाँ पे कह रहा है कि जो लेकोलिथ और बैथोलिथ होते हैं, इनके निर्माण का संबंध किससे है? तो ये निर्माण होते हैं किससे? ज्वालामुखी से होते हैं। ज्वालामुखी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा बैथोलिथ की, तो यह यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूप्रकृति से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। इस निर्मित संरचना को बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका विस्तार कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है। बैथोलिथ मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है, अगला आपका जो आपका लेकोलिथ, इसकी बात होती है आपका गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने हैं। इनका मतलब जिनका तल समतल हुआ एक पाइप रूपी वाहिक जो नली है उसके नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति देखा जाए धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपका ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियां, मतलब कि इंट्रूसिव फॉर्म्स के संबंध में आपको बताना है कि कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, मतलब कि ये जैसे दी गई आपको विचार करना है, क्या बताना है यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे बताना आपको कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, कौन से कोई सही सुमेलित है। ठीक है, देख लेते थोड़ा सा। जैसे कि आपका यहाँ पे कह रहा है कि लावा का क्षैतिज दिशा में तस्करी के रूप में जमा आपका फेकोलिथ कहलाता है। अंतर्वेदी अग्निश चट्टानों का क्षैतिज तल के में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाता है आपका। लावा का दरारों के धरातल के लगभग संपूर्ण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना आपका डाई कहलाती है। एक और आपका दिया हुआ नहीं, ये टर्न दिया, तब बताया इनमें से कौन से सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर बता 2 और 3 सही है। पहला आपका गलत बता रहा है, पहला आपका यहाँ पे क्या बता रहा है तो गलत बता रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, पहला एक आपका सुमेलित नहीं है। क्यों? देखिए, ऊपर उड़ते हुए लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और यहाँ यह अलग अलग आकृति में जम जाता है। यदि यह तस्करी के आकार में जम जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं तो लेकोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब महासागरों और महाद्वीपों का वितरण थोड़ा सा जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो महासागरों और महाद्वीपों का वितरण थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका से के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था? तो ये हो जाएंगे आपके बी वाला ऑप्शन, अब्राहम जो आर्टेलियस थे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपको पता है जर्मनी के क्या थे, जलवायु वेता थे ना, अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने बताया था। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1912 की बात है ये, 1912 की बात है। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए कथनों पर विचार करना आपको। जैसे कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक वृहद पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसके चारों तरफ विस्तृत जलीय बाकू पैंथेलासा आपका पैंथेलासा था। ठीक है, पेंजिया के मध्य एक उथला एक संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड लॉरेशिया कहलाया। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा आपका क्या है तो इस तरीके से सत्य है। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इनके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें यहाँ पे, तो ये एक जलवायु वेता थे। दरअसल 1912 में इन्होंने एक चीज बताई कि जो संपूर्ण पृथ्वी है ना, इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी है, इसमें एक बहुत बड़ा भूखंड है, इस तरीके से बहुत बड़ा भूखंड है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? तो जिसका नाम इन्होंने रखा था आपका पेंजिया। और इसके चारों इस तरीके से एक बड़ा क्या महासागर बताया, इस तरीके से एक महासागर बताया, जिसका नाम इन्होंने क्या बताया? तो पैंथेलासा बताया। क्या? पैंथेलासा बताया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब इन्होंने बताया कि ये प्रोसेस पहले बताया, इसके बाद इन्होंने कहा धीरे धीरे क्या हुआ, ये पृथ्वी है, इससे जो एक महाखंड था, मतलब विशाल महाखंड था, ये 2 भागों में इस तरीके से टूट गया, 2 भागों में इस तरीके से आपका टूट गया। अब इसके भागों में जब टूटा तो यहाँ बीच में फिर से आपके इस तरीके से पानी भर गया होगा, पानी भर गया इस तरीके से, क्योंकि पूरा तो महासागर था ना, ये पूरा आपका वाटर बॉडी आता था, महासागर था। तो इस तरीके से जब बीच में ये एक पानी भर गया तो एक नया सागर इन्होंने बताया था, जिसका नाम तेथिस सागर बताया था। क्या? तेथिस सागर, तेथिस सागर बताया था। ठीक है, और ये हिस्सा आपका एक तरीके से इन्होंने अंगारा लैंड बताया था, इसको गोंडवाना लैंड बताया था। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो यहाँ पे प्रश्न की मांग है, प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसके चारों तरफ विशिष्ट जलीय बाकू पैंथेलासा कहा गया। पेंजिया के मध्य एक उथला और संकीर्ण महासागर टेथिस सागर आपका आगे बना, तो सही है, पहला सही है। ठीक है, फिर देखा जाए दूसरा कह रहा पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड जो था वो लॉरेशिया कहलाया। दक्षिणी कहाँ से कहलाया भैया? अब ऐसी बात है, उत्तरी कहलाती है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी कहलाया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहला सत्य, दूसरा आपका असत्य। देखिए ना, यहाँ पे वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले बड़े महाद्वीप में पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दक्षिणी भूखंड आपका गोंडवाना तथा उत्तरी क्या करा तो लॉरेशिया के रूप में या फिर आपका अंगारा लैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया गया था या फिर किया जाता है? आपको बताना इनमें से कौन से क्या है, तो आपके
एक तरीके से किया जाता है पक्ष में देख लेते हैं, जैसे कि महाद्वीप के तट की रेखा साम्यता, ठीक है, महासागर के पार चट्टानों की आयु में समानता, प्लेसन निक्षेप, ठीक है, ज्वालामुखी के किनारे महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए महाद्वीपों की तट रेखा की साम्यता, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, महाद्वीपों की तट की रेखा जो है उसकी साम्यता एक तरीके से पाई जाती है, ये सही है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, ये भी एक कारण था, इन्होंने बताया, तर्क दिया था इन्होंने। फिर कह रहे हैं यहाँ पे प्लेसन निक्षेप, तो प्लेसर डिपॉजिट भी इन्होंने बताया था, ये भी सही है। तो महासागर किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र ये नहीं बताते, इस तरीके से आपका आंसर 1 2 3 बनेगा, 1 2 3 बनेगा, ठीक है। जिग्सा फिट भी इन्होंने ही बताया था, जिस तरीके से अगर देखा जाए आप लोग इस तरीके से साउथ अमेरिका देखेंगे और अफ्रीका यहाँ पे कहते हैं इस तरीके से पूरा फिट था, ठीक है। तो जिग्सा फिट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है, जरा से याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से इस चीजों को आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रख सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए व्याख्या, तो देखिए महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिए गए हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप तट रेखा के अद्भुत आपका त्रुटि रहित साम्यता, महासागर के पार चट्टानों की आयु समानता। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक जो आपके निर्देश है वो जुरेसिक कल्प के हैं। भारत, अफ्रीका और जो फॉकलैंड द्वीप है, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से टिलाइट उपस्थिति थी। घाना अफ्रीका की तट पर सोने के प्लेसन नीचे पाए जाते हैं, जबकि उद्गम चट्टाने उपस्थित हैं। इस प्रकार की मुद्दत चट्टाने ब्राजील के तट पर भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लैम्बूर नामक एक जीव था जो कि भारत और मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों असल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलमंडल लेमेरिया उपस्थिति को स्वीकारा था। जीवाश्म के वितरण द्वारा भी महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टिलाइट को परिभाषित करता है? अभी हम लोग ने देखा था टिलाइट को कौन सा परिभाषित कर रहा है, तो यहाँ पे टिलाइट क्या था, देखिए आप लोग पढ़े होंगे यहीं पे, अब यहीं पे हम लोगों ने कहीं टिलाइट पढ़ा ना, ठीक है। तो इस तरीके से सब लोग बता सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बच्चों का, देखिए बच्चों का आंसर 1, ये आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही, ए, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है टिलाइट। तो टिलाइट वे अवसादी चट्टानें जो कि हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों में के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध में 6 विभिन्न असल खंडों से मिलते हैं। चलिए, अगला है, वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन से बल उत्तरदायी थे? हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने बताया था कि एक तरीके से बल की बात है, उन्होंने बताया था कि पोलर फ्लेरिंग फोर्स लगता है, मतलब आपका पोलर या फिर ध्रुवीय फ्लेरिंग बल लगता है, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, मेंडल भाग में सोने धाराओं द्वारा उत्पन्न बल। आपको इनमें से कौन सा बल जो था वो रिस्पॉन्सिबल था ना? तो देखिए, वैज्ञानिक की बात करें यहाँ पे तो आंसर केवल 1 और 2 बता रहा है, मतलब ये बताया था और ये बताया था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक के अनुसार अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे, एक आपका पोलर ध्रुवीय जो फ्लेरिंग बल था वो आपका, एक दूसरा ज्वारीय बल था, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ध्रुवीय फ्लेमिंग बल की बात करें तो पृथ्वी बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बल्कि ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। और दूसरा बल ज्वारीय बल जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित था, ठीक है, जिससे महासागर में ज्वार पैदा होते हैं। वैज्ञानिक का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तुत सामान्य धारा सिद्धांत, जिसको कन्वेंशनल क्रस्ट करंट थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। आइए देख लेते हैं इनके बारे में भी कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, तो जैसे इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि सेमी लिक्विड में ऊपर वाला हिस्सा पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियां पाई जाती हैं। देखिए, पहला तो सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। दूसरा आपका यहाँ पे क्या तो गलत है, दूसरा आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। दरअसल पहला आपका कथन सत्य है, दूसरा आपको इन्होंने गलत बताया, क्योंकि देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप विभिन्नता में मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। ये उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था, ठीक है। अगला है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन आपके क्या है तो सत्य। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से कथन आपके सत्य हैं। समुद्र अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटक व गहरी खाइयां प्राय महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है। महासागरीय चट्टाने महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। दोनों सही है भैया, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या तो सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया तो सी बन गया। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए में से कौन सा आपका सुमेलित है, कौन सा आपका यहाँ पे क्या तो सुमेलित है, ये देख लेते हैं कौन सा आपका सुमेलित है, ठीक है। जैसे महाद्वीपीय सीमा, तो महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। वितल मैदान महाद्वीपों
के से बाहर लाए गए अवसाद द्वारा निर्मित मध्य महासागरीय कटक प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप हैं। तो आपका अगर देखा जाए तीसरा तो 100% गलत होगा। यहाँ पे एक और दो आंसर बनना, एक और दो आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं महाद्वीपीय कटक क्या होता है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, केवल एक युग्म आप दूसरा सही, गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को निम्नलिखित तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है, महाद्वीपीय सीमा, वितलीय मैदान और मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य महासागरीय कटक की बात करें, यहाँ पे लिखा है ना। तो देखिए मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे ना, तो सिंपल सा कुछ और तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए क्या है, तो आपका साउथ अमेरिका है, और इधर पूरा इस तरीके से आपका ये मान लीजिएगा क्या, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अब इसके बीच में ये आपका इधर यूरोप वाला पोर्शन हो गया और इधर आपका अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया। क्या हो गया, अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया, ये अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया। इस तरीके से समझिएगा। अब ये इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो बीच में क्या होता है ना, तो नए नए निक्षेप जो बनते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कटक पाए जाते हैं। कटक बहुत ज्यादा लंबी होती है, मतलब एक तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं होती है, लेकिन बहुत लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये कटक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता, तो पैसिफिक महासागर अर्थात आपका प्रशांत महासागर के आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दरअसल जो आपका प्रशांत महासागर किनारे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है ना, उन्हीं को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सागरीय अधस्थल का विस्तार सिद्धांत जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की व्याख्या करते हुए हेस ने उन्होंने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था। तो यहाँ पे देखा जाए विभिन्न महाद्वीपों की में जीवाश्मों का वितरण, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, तो आपका बी आंसर यहाँ पे बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न तो आपको थोड़ा सा व्याख्या पढ़ दूं, तो हेम्स या फिर हेस नाम इनका। हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे महासागरीय अधस्थल विस्तार मतलब सी आपका यहाँ पे देखा जाए तो फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। ठीक है, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टाने के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय परपटी की चट्टाने महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, तो सत्य है। ये देख लेते कौन से कथन आपके यहाँ पे क्या है, सत्य। मैकेंजी, पार्कर और मार्गन ने प्लेट विवर्तन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। विवर्तन की प्लेट महाद्वीप व महासागरीय स्थलों से मिलकर बना है। महासागरीय स्थलमंडल प्लेट की मोटाई महाद्वीपीय स्थलमंडल है उसके प्लेट से अधिक है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका सी बता रहा, मतलब एक और दो तो सही है, तीसरा पर गलत बता रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला कथन आपका सत्य है, क्योंकि सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपीय व महासागर के वितरण के अध्ययन हेतु फिर से रुचि पैदा हुई। सन 1967 मैकेंजी, पार्कर और मार्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को सम्मिलित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, दूसरा भी सत्य है। तीसरा देखते हैं कि असत्य है। तो स्थलमंडल में परपटी एवं परिमंडल को सम्मिलित किया गया है या फिर किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागर में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों भागों में 200 किलोमीटर की होती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सत्य है, किसके बारे में, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। जैसे पहला कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। मुख्य प्लेटें केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा आपकी सीमांकित होती हैं। यहाँ पे देखिए पहला तो सही है। अगर धरातल पर देखा जाए तो मुख्य 7 बड़ी प्लेटें हैं, बाकी छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं, बट मुख्य प्लेटें केवल नवीन वलित पर्वतों के द्वारा नहीं, ये गलत है। दरअसल पहला तो सत्य है, दूसरा आपका असत्य है। ठीक है, देखिए अगर बात करें यहाँ पे जो 7 प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों का सीमांकित है। तो यहाँ पे केवल आपका नवीन वलित पर्वत क्या होती है, गलत जगह, खाइयां भी बनती है, आपका भ्रंश भी बनता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट मुख्य प्लेट नहीं है, बताइए इनमें से मुख्य प्लेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक प्लेट है आपका नजका प्लेट, नजका प्लेट जो है मुख्य प्लेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए 7 बड़ी प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, आपको प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, आपका रशिया प्लेट। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेटों के उदाहरण है, बताइए छोटी प्लेटों के उदाहरण कौन? आपका कोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, आपका फ्यूजी प्लेट। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए उत्तरी अमेरिका तो बड़ी प्लेट है, अभी हम लोग देखा था। ठीक, इस तरीके से 1 2 आपका 4 हो सकता है, तो ये आपका आंसर बनेगा। देखिए बना भी है, तो इस तरीके से बड़ी आंसर लगा सकते हैं। देखिए कोकस प्लेट हो गई, नजका प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, फिलीपींस प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट हो गई, आपका फ्यूजी प्लेट हो गई, ये सब क्या है, तो छोटी प्लेट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आंसर यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो गया, डी आपका आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए
आगे चला जाए अगला प्रश्न आज का कह रहा है कि प्लेट संचलन के फलस्वरूप बनने वाली प्लेट सीमाओं के संबंध में नीचे कथनों में से कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे असत्य, बताइए कौन से कथन असत्य है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे कह रहा है रूपांतर सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है, ये बात गलत है, ये बात आपका यहाँ पे गलत है। जैसे रूपांतरित जो सीमा होती है इसमें ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें हम लोग जो प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें 3 प्रकार के सीमाएं बनाती हैं। एक आपका अपसारी सीमा जिसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं, अभिसरण सीमा कन्वर्जन कहते हैं, और रूपांतर मतलब आपका ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए जहाँ तक नई प्रॉपर्टी का निर्माण है होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, किसमें जो आपकी एक तरीके से रूपांतरण सीमा होती है। क्योंकि देखिए आपस में इस तरीके से क्या होती है, 2 प्लेटें मान लीजिए कि ये प्लेटें एक ये प्लेटें, ये क्या करती हैं तो आपस में इस तरीके से टकरा के बस चली जाती हैं, इस तरीके से टकरा के चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से आपको टकरा के चली जाती हैं। तो ना यहाँ पे कोई भी जो नई सीमा है उसका निर्माण नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए, ना ये विनाश होता है। अगला आपका हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह प्लेट सीमा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका महाद्वीपीय अभिसरण है, क्योंकि रशियन प्लेट भी महाद्वीपीय है और आपका इंडियन प्लेट भी महाद्वीपीय है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। खनिज व शैल देख लेते हैं, थोड़ा सा खनिज व शैल अगला चैप्टर देख लेते हैं जल्दी से। तो कह रहा है आपको यहाँ पे कि भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्वों को घटते क्रम के अनुसार आपको सही क्रम में क्या करना है तो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ी सी यहाँ पे व्याख्या के साथ देखा जाए, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सा ये आंसर बता रहा है। देखिए ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन अब 86% है, मतलब 46% माफ करिएगा। सिलिकॉन आपका 27% है, एल्युमिनियम आपका इतना है और लोहा आपका यहाँ पे ये हो गए। तो इसकी मात्रा का देखा जाए तो OSA और L ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं OSAL, ठीक है, इस तरीके से कृत बना के याद कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए बनेगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए अगला प्रश्न आज के यहाँ पे क्या कह रहा था, देखते हैं निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए जैसे भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल जो स्रोत है वो मैग्मा है। आपको बताएं इनमें से कौन से क्या है तो सत्य, बताइए इनमें से कौन सा पे क्या जाएंगे तो सत्य जाएंगे, बताइए इनमें से सत्य देखा जाए तो दोनों ही सत्य है, दोनों ही यहाँ पे क्या है सत्य, ठीक है, याद रखिएगा। खनिजों उनकी क्रिया विशेषताओं के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी जो आपके फेल्सपर उसमें उपस्थित होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग जो फेल्सपर से बना हुआ है आपका, फिर कह रहा पायरोक्सिन खनिज समानतः उल्का पिंड से या जो उल्का पिंड उसमें पाया जाता है। आपको बताना इनमें से कौन से क्या है तो सत्य बताना, ठीक है, कौन से सत्य। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही सत्य है, तीनों ही सत्य है। जब जहाँ पे तीनों सत्य हुआ करें ना तो आप लोग थोड़ा सा उनको नोट कर लिया करिए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा नीचे देखिए, विशेषताओं किस खनिज से संबंधित है। वे समानता अग्नि और रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा विद्युत उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। बताइए किस एक तरीके से जो आपके कह सकते हैं खनिज की बात कर रहा है ना, यह माइका हो जाएगा, माइका आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला है क्वार्टज के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका क्या है सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे येरेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है, इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है, तो सही तो है, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या तो सही था, आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा तो बिल्कुल सही आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल के उदाहरण, प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देखिए ग्रेनाइट होता है प्राथमिक सेल का उदाहरण, आपका बेसाल्ट भी होता है, चूना पत्थर तो बाद में बनेंगे ना, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि आपका प्राथमिक सेल की बात करें ग्रेनाइट होता है, आपका पेम्बरेटाइट होता है, बेसाल्ट होता है, जलमुखी, ब्रेसिया होता है, ये सब होते हैं। अग्नेय सेल के संबंध में नीचे कथन में से कौन से कथन आपके क्या है यहाँ पे असत्य बताना, असत्य कौन से। अग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर आपका घनीभूत होने पर होता है। पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण अग्नेय सेल के कण छोटे होते हैं। अग्नेय सेल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या फिर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या जाएगा, तो देखिए अगर देखा जाए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सीधे बता रहा है इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा डी, इनमें से कोई भी अग्नेय सेल के बारे में यहाँ पे असत्य नहीं है, तो इसको जल्दी से याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है सिली भवन जिसको कि लिथिफिकेशन कहते हैं, प्रक्रिया का संबंध किस या किन प्रकार के सेलों से है, तो यहाँ पे देखा जाए अवसादी सेलों से, किससे, अवसादी सेलों से है, अवसादी सेल आपका यहाँ पे क्या जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा सिली भवन की बात करें यहाँ पे देखिए सिली भवन, तो प्रक्रिया का संबंध अवसादी सेलों से। अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द है आपका सेडिमेंट से हुई, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। तो पृथ्वी की सतह की शैलें अग्नि अवसादी और केंद्रित अपक्षकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे खंड को विभिन्न बहिर्जात कारकों द्वारा संवहन या फिर निक्षेप होता है। इसी एक ही जगत पर संघनता द्वारा संचित पदार्थ सेलों के परिणाम परितत हो जाते हैं। यही प्रक्रिया आपका क्या कहते हैं सिली भवन कहलाती है, ठीक है। अगला आपका कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण बताइए, कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण, तो यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं अवसादी सेल हो जाएगा ना, अवसादी सेल आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला आपका देखा जाए निम्नलिखित में से किन सेलों का निर्माण दाब आयतन एवं जो तापमान उसके परिवर्तन की प्रक्रिया स्वरूप होता है, तो आपके यहाँ पे कैंथिस सेल हो जाएगी। कैंथिस सेल मतलब कैंथिस जो चट्टान होती है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न है कि कैंथी सेलों के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। उसमें कैंथरण के कारण सेलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। कैंथरण की प्रक्रिया के दौरान कण व खनिज सतहों परतों के रूप में व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? पत्थर कहलाता है। आपको बताना है यहाँ पे कौन से सही है, यहाँ पे कौन से सही है। यहाँ पे फिर से आपके दोनों सही है, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल आपके यहाँ पे क्या है तो सही है, दोनों ही आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला निम्नलिखित में से कौन से युग्म आपके सुमेलित है? कौन से युग्म आपके यहाँ पे क्या है तो सुमेलित है? आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अग्नि सेल, ग्रेनाइट, अवसादी सेल, चूना पत्थर, कैंथी सेल, आपका संगमरमर। तो तीनों सही है, तीनों ही सही है। आपका आंसर यहाँ पे फिर से क्या जगह डी बन जाएगा, डी आपका आंसर यहाँ पे क्या जगह बिल्कुल सही। देखिए ग्रेनाइट सेल की बात करो, अग्नि सेल की बात करो तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आपका यहाँ पे ज्वालामुखी, ब्रेसिया, ये सब होता है। और शादी सेल में बालुसम, पिंडाशिला, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि आते हैं। कैंथित में आपका नीस, स्लेट्स, आपका शीश, संगमरमर, क्वार्टाइट, ये सब आते हैं। ठीक है, भू आकृति प्रक्रिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगला चैप्टर भू आकृति प्रक्रिया। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे उभरी हुई भू आकृति का विकर्षण, वियरिंग डाउन तथा बेसिन छिद्रों का भराव बहिर्जनित बलों के द्वारा होता है। धरातल पर अपवर्तन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होना तल संतुलन कहलाता है। भू आकृति का निर्माण अंतर्जनित बलों द्वारा होता है। आपको यहाँ पे बताना है कौन से सत्य हैं, आपको बताना इनमें से कौन से सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही सत्य हैं, तीनों ही सत्य हैं। इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा, तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपके यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ना वो भू आकृति प्रक्रिया के सही तरीके से परिभाषित करता है, मतलब सही तरीके को परिभाषित करता है। यहाँ पे है अंतर्जनित व बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रिया के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन। यही आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज क्या है कि कथन जल, हिम तथा वायु को भू आकृति कारक कहा जाता है। कारण क्या है, जल, हिम तथा वायु धरातल के पदार्थ का अधिग्रहण तथा परिवहन करते हैं। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन कारण दोनों से आपका व्याख्या भी करता है। आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा, ए आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रिया पटल निरूपण जो आपका विरूपण होता है उससे संबंधित तीक्ष्ण विलयन के माध्यम से परिवर्तन निर्माण, धरातल के बड़े भाग का उत्थान, पर्पटी प्लेट का क्षैतिज संचलन। तो यहाँ पे आंसर फिर से आपका तीनों बनना चाहिए था, तीनों ही आपका आंसर दे भी रहा, तीनों आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, तीनों आंसर आपका सही है। बहिर्जनित प्रक्रिया के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा केवल सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा से प्राप्त करती है। विभिन्न जलवायु प्रदेश में बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया विभिन्न होती है। आपको यहाँ पे सत्य बताना है कौन सा आपका क्या यहाँ पे सत्य। देखिए दूसरा तो सत्य है लेकिन पहला गलत है ना। बहिर्जनित बल केवल आपका सूर्य से नहीं लगता है ना, मतलब बहिर्जनित बल के कारण जो आपका आकृतियां बनती है वो केवल सूर्य इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। देखिए यहाँ पे देखिए पहला सत्य है, बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित जो विवर्तन की है उसके कारण से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। ठीक, चलिए कह रहा है कि भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये बता रहा है। तो ये आपका आंसर मतलब आपका क्या जाएगा, रासायनिक अपक्षय। क्या होता है तो आपका रासायनिक अपक्षय यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही जाएगा। इसकी व्याख्या मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कह रहा है आपके यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, हाँ तो अपक्षय के अंतर्गत अगर देखा जाए वेदरिंग के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थ पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय प्रक्रिया में तीन प्रकार होते हैं, रासायनिक, भौतिक या फिर जैविक। ठीक है, तो अपक्षय प्रक्रिया का एक समूह जैसे ही विलयन, कार्बनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और अवकरण रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब भूमिगत गुफाओं का निर्माण कार्बोनेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है जो कि एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। ठीक है, याद रखिए। और वेदरिंग सिंपल से क्या होता है कि जो आपका एक तरीके से जब वेदरिंग होती है तो वो उसी प्रोसेस होती है, मतलब इसमें क्या होता है जगह चेंज नहीं होती है और अपवर्तन में जगह चेंज हो जाती है। चलिए जल योजन जो कि एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कर आपको बताना कौन से आपके कथन क्या है सत्य। जैसे कोई भी मान लीजिए पत्थर है, आप उसमें जल बार बार मतलब जल में डूबा हुआ है तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से जल से कारण वो आपका धीरे धीरे गल जाएगा ना, तो वही आपको यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि जलयोजन की प्रक्रिया सेलों के विघटन में सहायता करती है, बिल्कुल करती है। यह प्रक्रिया खनिजों के भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे एक और दो दोनों सही है ना, एक और दो आपके दोनों ही सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिजों कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया सेलों के विखंडन होता है। जब ऑक्सीकृत खनिज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपक्षय होता है तो इसे आपका न्यूनीकरण कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन से कथन सत्य है, बताइए आठवें का आंसर क्या हो जाएगा। आठवें का आंसर यहाँ पे देखा जाए बी बता रहा है। देखिए बी मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी मतलब आपका यहाँ पे 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत है, 2 और 3 सही है, पहला आपका यहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से पहले 2 और 3 लगाइए। तो आइए देखते हैं पहला गलत क्या कह रहा है। आपका कह रहा है कि अपक्षय में ऑक्सीकरण ऑक्साइड निर्माण हेतु खनिजों कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग होता है। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे अगर थोड़ी सी व्याख्या देखें तो पहला सत्य है कि अपक्षय में ऑक्सीकरण से तात्पर्य ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज व ऑक्सीजन का संयोग है।
तो यहाँ पे कार्बन का नहीं है। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा, मैग्नीज, सल्फर इत्यादि सर्वाधिक मात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है कि भौतिक पक्ष है प्रक्रिया के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है। तो सत्य। किसके बारे में? भौतिक पक्ष के बारे में। जैसे कि कह रहा है भौतिक पक्ष प्रक्रिया तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है। बिल्कुल सही। जब दाब लगता है, थोड़ा सा ताप लगता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम बेसी होगा, तो इस तरीके से आपका क्या होता है? भौतिक अपक्षय होता है। सही है। इस अपक्षय प्रक्रिया के कारण सेलों में बड़ी मात्रा में हानि होती है। हाँ होती है, तो बाद में जाके पत्थर टूट वगैरह जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी सही है। सी सही है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा कि अपसल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रक्रिया की भौतिक अपक्षय के प्रक्रिया के होता है? यहाँ पे आंसर आपका ए बन जाएगा ना, ये लग रहा था। बारहीनता व विस्तारण। बारहीनता व विस्तारण आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बारहीनता व विस्तारण आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साल्ट वेदरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रक्रिया तापीय क्रिया, जलयोजन व क्रिस्टलीकरण के कारण संभव होता है। रेगिस्तानों में उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायता होता है। तो दोनों ही सही है। यहाँ पे फिर से सत्य बताना, तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या है? तो सत्य है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायता होती है। तो कह रहा है अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि देखिए पत्थर जो होते हैं उसमें बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे कणों में तोड़ती है, तो इससे मृदा बनती है। बात बिल्कुल सही है। अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायता होती है। दोनों सही। आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज क्या है कि बृहद संचलन के संबंध में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत आपका सैलो का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थानित होता है। अपक्षय की प्रक्रिया बृहद संचलन को बढ़ावा देती है। आपको बताया इनमें से कौन से कथन सत्य है? फिर से दोनों कथन सत्य होंगे ना, दोनों ही कथन आपके यहाँ पे क्या होंगे? तो सत्य होंगे। दोनों ही कथन आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको मास मूवमेंट कहते हैं ना, वही बृहद संचलन मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये सब आपके जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भूमि संचलन आते हैं, जिनमें सैलो का जो बृहद एक तरीके से मलबा होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण से सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल एवं हिम अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ ही वायु, जल तथा हिम ले जाता है। ठीक है, अगला आपको यहाँ पे मलबा अवधाब को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है या किया जा सकता है? तो आपका तीव्र प्रवाही बृहद संचलन। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्राय मलबा अवदाब एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। कारण कह रहे हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनता है। नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनीय दृष्टि से अधिक अस्थायी तथा बहुत ही नरम सैलों से निर्मित है। तो यहाँ पे देखिए ये सही है, परंतु आर आपका गलत है। ये सही है, परंतु आर आपका यहाँ पे क्या है? तो गलत है। ये थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे व्याख्या, तो हमारे देश में मलबा अवदाब एक भूस्खलन भी हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनीय दृष्टिकोण से सक्रिय है। ये अधिकांश पदार्थ शैल असंगठित जो आपके अर्ध संगठित पदार्थ से बना होता है। हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनीय दृष्टि से अधिक अस्थायी है तथा बहुत अधिक कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अभी इन पहाड़ियों में मलबा अवदाब एवं भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी अधिक नहीं जितनी की हिमालय की। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है, किसके बारे में? तो सही है, मृदा के बारे में, मतलब सॉइल के बारे में। मृदा में जैविक प्रक्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि मृदा बहुत ज्यादा शुष्क या ठंडी हो। कह रहा मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों, वनस्पति के साथ अनुकूलित होती रहती है। तो सही तो है आपका आंसर। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? दोनों ही सही है, आपका सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी। मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है किस पे? तो अपक्षय पे ही, क्योंकि ये तो पत्थर वगैरह सबसे पहले तोड़ते हैं। ठीक है, अगला आपका मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है? तो सत्य है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि ठंडे जलवायु प्रदेश में तीव्र आपका बैक्टीरियल वृद्धि होने के कारण मृदा ह्यूमस की कमी हो जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल जो क्रिया धीमी होने के कारण आपका मृदा ह्यूमस एकत्रित होता है। तो दोनों गलत है। आपका आंसर यहाँ बता भी रहा, दोनों गलत है। दोनों ही आपका आंसर यहाँ पे क्या? तो बिल्कुल गलत है। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देखा जाए, देखिए ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित होता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि जो होती धीमी होती है। उप आर्कटिक और टुंड्रा जलवायु में बैक्टीरियल क्रिया है वो कारण अवियोजित जैविक पदार्थ के साथ पीट जो संसर्ग वो विकसित होते रहते हैं। और वहाँ पे उल्टा लिखा था, सही बात है। यहाँ पे जो आर्द्र या फिर उष्ण भूमध्य रेखीय जलवायु है उसमें बैक्टीरियल वृद्धि और क्रिया
सघन होती हैं तथा मृदा वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। अब भू आकृतियां तथा उनका विकास थोड़ा सा हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, चलिए फिर आपका भू आकृति और तथा उसका विकास देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से अपरदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं, बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि प्रवाहित जल है, भूमिगत जल है, हिमनद है और आपका पवन है, तो सभी है, सभी बताओ का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। डी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कह रहा कि पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है तो भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती होती है, तो उसके बरखान कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। बरखान के दोनों किनारे नुकीले के रूप में निकलते हैं, सही है। पवन के घर्षण से स्थल पर चट्टानों के निचले भाग से ज्यादा अपरदन होता है और ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत तथा प्रभावित रहता है। इस प्रकार चट्टान के कटाव से निर्मित आकृति कुकुरे आपके कुकुरमुत्ते या फिर छतरी के आकार में होती है, उसे छत्रक शैल कहते हैं। इससे सहारा मरुस्थल में गारा भी कहा जाता है। सत्य बताना ना आपको, सत्य बताना है, तो दोनों ही सत्य है। तो इस तरीके से जो इस टाइप के प्रश्न है ना, थोड़ा सा सीधे पढ़ के आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही सत्य है, दोनों सत्य है ना, सही है। चलिए अगला आपका कि निम्नलिखित में से भू आकृति निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का विकास होता है, तो किसके द्वारा होता है, बताइए आप लोग यहाँ पे किसके द्वारा होता है। तो प्रवाहित जल या फिर सागरीय जल या फिर भौम जल। यहाँ पे प्रवाहित जल आपका आंसर होना चाहिए ना, कि क्या दे रहा, भौम जल। प्रवाहित जल आपका आंसर होना चाहिए 100%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला है प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन से युग आपके यहाँ पे सुमेलित है। देख रहे थे कौन सा सुमेलित है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपका यहाँ पे वृद्धावस्था। देखिए युवावस्था में उथली वी आकार की घाटी बता रहा था, ये तो आपका सही है। प्रौढ़ावस्था में प्राकृतिक तटबंध, वृद्धावस्था में गोकुल झील। तो 1 और 3 तो सही है, आपका दूसरा जो यहाँ पे गलत है। दरअसल अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए जो दूसरा है ना, देखिए अगर बात करें यहाँ पे क्या कह रहा था आपका प्रौढ़ावस्था में, तो प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती है। नदी घाटियां भी कारक की होती है लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्ग बनाती है और प्रभावित होती है। ठीक, इस अवस्था में नदियां द्वारा प्राकृतिक तटबंध का निर्माण नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से गलत हो गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदियों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप नहीं बनी, बताइए इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा आंसर। कौन से आकृति नदियों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप नहीं बनी, गार्ज। अच्छा नहीं भैया, अपरदन के थ्रू नहीं बनी है, दरअसल काटती है नहीं ये आपका गंभीर भूत विसर्प कैनियन नदी वेदिका, तो पर दी हो जाएगा सब। ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो आकृति जो है, एक से यहाँ पे माफ करिएगा क्या लिखा है, निम्नलिखित कौन सी आकृति नदियों के द्वारा अपरदन के फलस्वरूप, अच्छा बनी तो है, यही बनी है, माफ करिए गलती में बता रहा हूँ, बनी है ना। तो गार्ज ही बनता है, दरअसल नदियाँ जब एक तरीके से बहती हुई आती है, जब थोड़ा सा क्या होता है ना कि ढलान पे आती है तो गार्ज बनाती है, गहरा गड्ढा होता है गार्ज बनाती है। ये सब बनाएंगे, आपको ध्यान से देगा। ठीक है सर, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल गतिका को परिभाषित करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े को गर्त में फंसकर गोलाकार घूमना, यही आपका कहलाता है क्या, यही आपका कहलाता है गल मतलब जल गतिका। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी स्थलाकृति जो है ये नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है, तो जरूर पंख बनता ही है, डेल्टा भी बनता है आपका, ठीक है। और आपका यहाँ पे प्राकृतिक तटबंध बनता है, नदी वेदिकाएं नहीं बनती है, तो आपका यहाँ पे आंसर 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 मतलब भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी वेदिकाओं देखा जाए, नदी वेदिकाएं मुख्यतः नदियों के अपरदन के फलस्वरूप नदी निर्मित स्थलाकृति हैं, क्योंकि ये निक्षेपित बाढ़ मैदान के लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है तो सत्य हैं। जैसे कि जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जरूर पंख का निर्माण करती है, बिल्कुल करती है, सही है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहाँ नदी अपना मुहाना बनाती है वहाँ इनका वेग अत्यधिक कम हो रहता है और यहाँ पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अधिक होता है, जिसके निर्मित संरचना डेल्टा कहलाती है, ये भी सही है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है, तो सही है, सभी सही सही है। यहाँ पे उपरोक्त में से सभी आपका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से। ठीक है, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियां द्वारा विकसित लूप को विसर्प कहा जाता है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या सही है। यहाँ पे क्या प्राकृतिक तटबंध का संबंध बाढ़ के मैदान से, हाँ सही है, क्योंकि जब बाढ़ ज्यादा आएगी तभी तो तटबंध बनाया जाएगा। ठीक है, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित लूप को विसर्प कहा जाता है, ये भी सही है।
इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। गुम्फित नदी प्रारूप विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो यहाँ पे देखा जाए जैसे जल नदी तट पर अपर्दन व निक्षेपण, नदी में जल की अधिकता, नदी में जरूर की अधिक मात्रा, तो यही आंसर आपको बनेगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 आपका जरूरी है किसके लिए, तो गुम्फित नदी प्रारूप के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कर आपका, निम्नलिखित में से उथली जल की झीलें जिसको प्याला कहते हैं, सॉरी प्लाया कहते हैं, किस क्षेत्र में पाई जाने वाले आकृति है? तो केरल के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे उथली जल की झीलें जो प्लाया बता रहा था, ये महाराष्ट्र में पाई जाएगी, गलती हो गई, ये आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। दरअसल ये क्या होता है, तो देखिए जो मरुभूमि होती है उसके मैदान में प्रमुख जो स्थल रूप है, जैसे पर्वतों पहाड़ियों के घेरे बेसिनों के पास मुक्त बेसिन के मध्य में होता है, तब बेसिन के किनारे से लगातार लाए हुए अवसाद जमा के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान जो रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने के पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली झीलें ही पलाया कहलाती हैं। ठीक है, काश असलाकृति जो होती है इसका निर्माण होता है तो दरअसल चूने पत्थर वाली जगह पर होता है, तो भौम जल के द्वारा होता है, आपका यूगोस्लाविया का रीजन होता है ये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि किसी भी चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया के और उसके निक्षेपण की प्रक्रिया से बने जो असलाकृति होती है उसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, मतलब कास्ट असलाकृति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका डोलोआइन, युवाला और लेपिज उदाहरण है किसके, तो ये आपके भौम जल द्वारा एक तरीके से अपवर्धित आकृति के उदाहरण है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेलेग्माइट कंदराव की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। मिश्रित मोटाई के स्टेग्लेमाइट तथा स्टेग्लेटाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। आपको सत्य बताना है, यहाँ पे सत्य क्या हो जाएगा, तो सत्य यहाँ पे देखा जाए दोनों हो जाएंगे, दोनों यहाँ पे सत्य, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी आपका सत्य हो जाएगा। इसको देखिएगा, यूपीएससी वाले प्रश्न ये सब। अगला आपका हिमनद के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बृहत समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद या फिर गिरिपथ हिमनद कहते हैं। हिमनद मुक्त गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। आपको सत्य बताना है, यहाँ पे सत्य दोनों है, सत्य ही आपके दोनों यहाँ पे कथन है। ठीक है, चलिए। हिमनद के द्वारा अपरदन के से निर्मित असलों के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य बताइए। जैसे कि यहाँ पे असत्य बताना, माफ करिएगा, असत्य बताना है, कौन सा सत्य है। जैसे कि अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। हाँ, हिमालय घाटियां अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी सही है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कर आपको यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या कर आपको यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा निश्चित रूप से भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप होता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको यहाँ पे देखा जाए हिमोड। क्या कहलाता है, तो हिमोड कहलाता है। ठीक है, हिमोड कहलाता है। ठीक, क्या देखिएगा, हिमोड कहलाता है। निम्नलिखित में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है, तो आपका यहाँ पे आंसर ड्रमलिंग है। ड्रमलिंग है आपका आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका पेडीमेंट। पेडीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल का संगठन तथा संरचना थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही, 78% पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। नो एसी याद रखेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। आपको सत्य बताना है। चलिए बताइए, आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे क्या, पहला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। नहीं भैया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक क्या है, तो भारी गैस है, ये तो गलत जाएगा आपका, ये कम ऊंचाई पर पाई जाएगी। हाँ, दूसरा बात सही है, दूसरा आपका सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी हो, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे भी बन जाएगा, केवल दूसरी। ठीक, चलिए अगला आपका यहाँ पे जलवाष्प के संबंध में नीचे कथनों पर में से कौन सा आपका असत्य है, जलवाष्प के बारे में कौन सा सत्य है। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, घटती है, तो यहाँ पे बढ़ती नहीं घटती है। सिंपल सही है आपका यहाँ पे सत्य है, क्योंकि जलवाष्प तो भारी है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में धूल कणों का सबसे अधिक जमा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। आपको सत्य बताना, दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। इन्हीं पे तो एक तरीके से जो आपके जो वाटर वेपर होती है जाके जमती है तो वर्षा होती है। ठीक है, सही है। अगला आपके यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है आपके यहाँ पे,
समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? दरअसल यहाँ पे कहते हैं इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, बस ये तो कारण है। ठीक है, इस तरीके से बढ़िया आंसर बनेगा। कथन छुमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। कारण कह रहा है विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, कथन कारण दोनों से आपका व्याख्या भी कर रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि नीचे दिए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन से सही है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है। इस संस्था में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद रहते हैं। ठीक है, इस संस्था में मौजूद मौसम में परिवर्तन होता रहता है। जैविक क्रिया के लिए यह संस्था सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्षोमंडल की बात हो रही है, सिंपल सा क्षोमंडल की बात हो रही है, क्षोमंडल की बात हो रही है, ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है। ओजोन परत पाई जाती है तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में आपका 30 से 35 जो किलोमीटर की दूरी वहाँ पे आपका पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। वायुमंडल की किस परत में से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? तो ये आपका जो आयनोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है आयन मंडल आपका आंसर यहाँ पे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बात कर लेते हैं। कह रहे पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। कारण कह रहा पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों से बिल्कुल सही बात है, आपका यहाँ पे व्याख्या भी करा, ये हो जाएगा। अगला आपके यहाँ पे देखा जाएगा, अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यताप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपको यहाँ पे सत्य बताना है, आपको यहाँ पे सत्य बताना। देखिए उपसौर और अपसौर जो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्य का जो ताप है वो प्राप्त होता है, सही है। चलिए, और अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यताप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक जो मौसम है उस पर व्यापक प्रभाव पड़ता नहीं भी है, ये आपका गलत है। इस तरीके से आपका पहला सही है, पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। तो केवल एक आंसर लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, पहला सत्य, पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम जो अंश है लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूरी पर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर के रूप में जानते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, इस स्थिति को हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। इसलिए पृथ्वी को उपसौर की स्थिति में अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके यहाँ पे देखा जाए कि पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रमुख कारण क्या है? तो इसके प्रमुख कारण अगर देखा जाए, पृथ्वी पे अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों की गति, नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, सभी होंगे। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं? तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, ज्वार भाटा खाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। तो 1 और 3 हो सकता है, दूसरा से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे 1 और 3 लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्यताप की पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में प्राप्त होता है। एक ही स्थान पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना क्या सत्य कौन सा है। ठीक है, बताइए। तो कह रहा पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, ये कोई बात नहीं, ये गलत है, बराबर ही मिलेगा ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे केवल एक सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला आपका यहाँ पे वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के संबंध में नीचे दिए युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सही सुने देते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना चालन कहलाता है। वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। तीनों सही है, तीनों ही आपके यहाँ पे क्या, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, तीनों ही सही है। अगला प्रश्न आज के यहाँ पे है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन जो लू होती है, क्या परिणाम है किसका? तो ये परिणाम है अभिमान का ना। दरअसल ये जैसे आगे इस तरीके से चली, गर्म गर्म करते करते पूरा वातावरण गर्म कर दे। ठीक है, इस तरीके से अभिमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एल्बिडो ही कहा जाता है, इसको एल्बिडो कहा जाता है। और ये हीम का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समताप रेखाओं का दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण देखा जाए दक्षिण गोलार्ध में अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग क्या तो अधिक है, सिंपल से यही कारण है। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे क्या लगा सकते थे? बी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को तापमान का व्यतिक्रमण कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान व्यतिक्रमण की घटना वर्ष
भर होती रहती है। आपको यहाँ पे सत्य बताना नहीं भैया, वहाँ पे तो तापमान समान रहता है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ष भर तापमान व्यतिक्रमण होना समान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके यहाँ पे वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों की बात करते हैं। वायुदाब पैमाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बैरोमीटर हो जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका, बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है कि पृथ्वी पर वायुमंडल के वितरण के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पे किया? तो असत्य है। आइए देख सकते कौन सा कथन आपका असत्य है। जैसे कि कह रहा है आपका विश्व वृत्त के आसपास के क्षेत्र को विश्वतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हाँ, जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को पोस्ट उच्च वायुदाब के क्षेत्र कहा जाता है। कहा जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम होता है, तो गलत है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है ना, टेम्परेचर कम है तो अधिक होता है। देखिए वायुदाब पट्टियां स्थानीय नहीं है, सौर विकिरण विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्तारित होती रहती है। ध्रुव के निकट वायुदाब अधिक होता है, इसलिए इसे ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की धरातलीय विषमता कोनों की गति को प्रभावित करती है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। आपको बताने में से कौन से कथन क्या है सत्य है? चलिए बताइए। थोड़ा सा देखा जाए तो कह रहा है कि पृथ्वी की धरातलीय विषमता कोनों की गति को प्रभावित करता है। करता है, कह रहा है आपका पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। नहीं, परिभ्रमण के कारण लगता है, परिक्रमण के कारण नहीं लगता है, घूर्णन के कारण लगता है। वही तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण कोनों पर लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है, ना कि परिक्रमण के कारण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है कि कोरियोलिस बल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन क्या है तो आपके सत्य हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से कथन सत्य है। जैसे कि कोरियोलिस बल का मान ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत वृत्त पर शून्य होता है। हाँ, सही बात है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण कोने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा की दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। दोनों सही है, दोनों ही सही है। आपका आंसर यहाँ पे सी लगाइएगा आप लोग, दोनों ही सही है, दोनों ही आपके यहाँ पे सही है। अगला आपके यहाँ पे कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, निम्नलिखित में से इसका प्रमुख कारण क्या है? दरअसल इसका कारण देखा जाए कोरियोलिस बल का मान क्या है? तो शून्य। हाँ, बिल्कुल शून्य है। ठीक है, आपके यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, ये नहीं है। पौने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती ये है, तो इस तरीके से एक और 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक और 3 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चक्रवात के केंद्र में दाब की दिशा व पवन की दिशा के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 सत्य बता रहा। बी मतलब केंद्र में निम्न दाब व उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में करती है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इस चार को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, देखिए चक्रवात की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा चक्रवात, तो यहाँ पे केंद्र में निम्न दाब होता है। ठीक है, पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुई के दिशा के विपरीत है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप है। प्रति चक्रवात की बात करें तो निम्न केंद्र में उच्च दाब होता है। ठीक है, और अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी सुई के दिशा के अनुरूप होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें घड़ी सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए, भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कह रहा है कि वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता, वायु दाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, महासागरों का महाद्वीपों पर वितरण, पृथ्वी का घूर्णन, तो सभी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अंत उष्णकटिबंधीय विसरण जिसका डिसीजन कहते हैं प्राय कहाँ पर होता है? तो ये दरअसल जहाँ पे दोनों ही आपके एक तरीके से व्यापारिक कोने आपस में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो आप सबको पता है विषुवत वृत्त के निकट मिलती है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कोष्ठ आपको पता है कि सेल पाई जाती है, उसमें प्रभावित होने वाले कोनों के संबंध में कौन से कथन आपके सही सुमेलित है? हेडली कोष्ठ, पछुआ पवन, फेरल में आपका पूर्वी व्यापारिक कौन है, ध्रुवीय कोष्ठ में आपका ध्रुवीय पवन कौन? तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे आंसर देखा जाए ना तो आपको केवल 3 सही बता रहा है, केवल 3 आपका सही है। देखिए थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए थोड़ा सा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडली सेल कहा जाता है। इस क्षेत्र में पूर्वी व्यापारिक कोने आपका प्रभावित होती हैं। उपोष्ठ उच्च दाब जो कटिबंध है इसमें फेरल कहा जाता है, और इस कोष्ठ धरातल में प्रभावित होने वाली पौने पछुआ पौने कहलाती है। इस तरीके से 3 सही था ना। दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध निम्न में से किस महासागर में? तो ये आपका होता है हिंद महासागर में। दक्षिणी दोलन तो प्रशांत महासागर में आपका, प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्रों में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवनों को स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली दैनिक पवनों को सागर समीर कहा जाता है। दोनों सही है, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या तो सही है, सागर समीर और आपका जो एक तरीके से स्थल समीर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब दो विभिन्न प्रकार की वायुराशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वातागर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। वातागर मुख्य मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। हाँ, ठंडी गर्म हवा मिलती है। इस तरीके से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्न में से
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का जो लैंडफॉल है क्या कहलाता है? ये कहलाता है चक्रवात का समुद्री तट को पार करके जमीन पर पहुंचना ही लैंडफॉल कहलाता है, क्योंकि नमी की कमी होने लगती है ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री तट से पार कर जमीन पर पहुंचता है चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। आइए देखते हैं। तटित झंझा अल्प समय के लिए सीमित क्षेत्रफल में आक्रामक रूप से उत्पन्न होती है। हाँ होती है। तटित झंझा वर्षा वाला वृष्टि तथा धूल भरी आंधियां होती है, तो सही तो होती है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आज यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टॉर्नेडो के संबंध में नीचे दिए कथनों में विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है? तो सत्य किसके बाद? टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो भयानक तन्नित झंझा का एक रूप है। टॉर्नेडो मुख्य विषुवत रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। पहला तो सही है, आपको पता टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपका जो नॉर्थ अमेरिका वहाँ पे ना। इस तरीके से गलत जाएगा ना, तो केवल एक आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। केवल एक आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर टॉर्नेडो की बात करें, ये मध्य सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होता है। बेसिकली आपका देखा जाए तो वही आपका कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, चलिए सुमेल का नाम ऑस्ट्रेलिया चीन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, तो सबको पता है। यहाँ पे सिंपल आंसर क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या आता है? वेली वेली आता है। ऑस्ट्रेलिया में वेली वेली मतलब आपका दो मतलब ए पे दो मतलब आपका एक ही ऑप्शन में। कितना अच्छी किस्मत है यहाँ बताइए, आंसर आ गया। ठीक है, और बात करें यहाँ पे चीन में क्या आता है? तो चीन में आपका एक तरीके से देखा जाए टाइफून आता है। भारत में क्या आता है? तो भारत में आपका चक्रवात आता है। ठीक है, बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या आता है? हरिकेन आता है। वायुमंडल में जल की बात करें तो थोड़ा सा वायुमंडल में जल की बात, तो वायुमंडल महासागर महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कि वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन और संघनन तीनों हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी बन जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक कहते हैं। फिर कह रहा है किसी निश्चित तापमान पर वायु के उपस्थित जलवाष्प की मात्रा व जल ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात में सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। दोनों सही है, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे क्या है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू हो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, वायु के तापमान में वृद्धि के साथ साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घटती है। वायु की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण भी उतना ही तीव्र होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 1 और 3 बनेगा। 1 और 3 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। 1 और 3। ठीक है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सत्य है कि वायु के अंश में जल अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता को तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। संघनन के संबंध में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। जैसे संघनन उस अवस्था में भी हो सकता है जब तापमान अक्षांक के नजदीक हो। संघनन वायु के आयतन, तापमान, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। आपको सत्य बताना है। दोनों ही सत्य लग रहे हैं ना, दोनों ही सत्य लग रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है? तो देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे दोनों ही सत्य दे रहे हैं। देखिए दोनों सत्य लग रहे थे, दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तभी तो जमेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? सी। ठीक, चलिए अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आप क्या तो सकते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि जब वायुमंडलीय आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे मतलब पत्थर, घास तथा पत्तियों आदि पर पानी की बूंदे के रूप में जमा हो जाती है तो उसे ओस कहते हैं, सवरम कहते हैं। जब कभी धरातल पर तापमान हिमांक से नीचे आ जाता है तब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल बूंदों के रूप में न बदलकर हिमकणों के रूप में बदल जाते तो इसे ही तुषार कहा जाता है। दोनों सही है, दोनों ही सही है ना। आपका आंसर यहाँ पे सी आंसर बनेगा। दोनों ही सही है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा? तो पच्छाद नहीं है, पच्छाद में होगा, पच्छाद में। ठीक, अगला आपका यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि समनीय वर्षा के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। ये वर्षा कपासी मेघों की तरह होती है। इस वर्षा में कम समय में मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक, फिर कह रहा है कि यह वर्षा विषुवतीय क्षेत्र तथा उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप के भीतरी भागों में होती है। सामान्य वर्षा मतलब पानी गर्म होता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, वर्षा हो जाती है। तो इस तरीके से आपका आंसर ऊपर से साबित होगा। ठीक है, चलिए सही है। अगला वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से होता है? तो पर्वतीय वर्षा में होगा। पर्वतीय वर्षा में बेसिकली क्या होता है, मैं सिंपल सा अगर समझाना चाहूँ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे, तो क्या होता है जैसे कि अगर आप लोग सिंपल सा इस तरीके से भारत का ले लीजिए तो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पे तो पर्वत पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जब मानसून आई तो इधर आपका वर्षा कराती, इधर नहीं जा पाती क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती थी। आपका वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ये पर्वतीय वर्षा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। संसार में वर्षा के वितरण के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय भागों में अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, विषुववृत्त से 35 डिग्री या 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों में मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। आपको यहाँ पे सत्य बताना है, आपको यहाँ पे सत्य बताना, बताइए क्या सत्य बनेगा। तो दोनों सत्य होंगे ना, दोनों ही सत्य आपके यहाँ पे, दोनों ही सत्य हैं क्योंकि देखिए महासागर में अधिक वर्षा में ह्यूमिडिटी अधिक बनती है। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? दोनों ही सत्य है। याद रखिएगा आप लोग।
चलिए अब विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्व की जलवायु जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण के किस पद्धति को सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है आपका अनुभाविक। ठीक, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बारे में आपका क्या है? तो यहाँ पे सत्य है। जैसे कि कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुववृत्त के निकट पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद दोपहर वर्षा के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तीनों सही है, तीनों ही यहाँ पे क्या तो सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में वर्गित किया गया है। तो आपको यहाँ पे देखा जाए एम, ये थोड़ा सा याद रखिएगा एम। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र को इस प्रकार से कोपेन ने बांटा है। ठीक है, चलिए अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार की जलवायु 50 डिग्री से 60 डिग्री क्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाती है। ठीक है, मृदु जल वर्षा युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषता है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए 2 और 3 सही है ना, 2 और 3 सही होगा, पहला गलत है। पहला आपको यहाँ पे क्या तो गलत है, पूर्वी तट पे नहीं पाई जाएंगी ये ना, यही तो आपको गलत है, पश्चिमी तट पे पाई जाती है। देखा जाए यहाँ पे तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 से 40 डिग्री जो अक्षांश उसके मध्य आपका पश्चिमी तट के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पति किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो टोंडा वाले में पाई जाती है, टोंडा में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला आपका कि पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभ काल में जलवायु परिवर्तन होता रहा है। इस तथ्य के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? हिमालय निर्मित झीलों के अवसादों का निक्षेपण, वृक्षों के तनों पर पाए जाने वाले वलय, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली अपरदनात्मक स्थाकृति। बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? तो आंसर आपको यहाँ पे बी बता रहा है। बी मतलब आपका क्या हो जाएगा? बी मतलब 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 1 और 2 याद रखिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न। ठीक, चलिए कह रहा है हिमयुग और अंतर हिमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड से संबंधित रहे? तो ये आपका ये प्लेस्टोसीन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे गैस जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड का है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों ऑक्सीजन को ओजोन से प्रभावित कर देती है। ठीक है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 2 और 3 तो सही है, पहला गलत है ना, पहला आपका गलत है, सिंपल सा पहला आपका गलत है। वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, गलत है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ अवशोषण करती है? इस तरीके से आपको देखा जाए तो पहला सत्य है कि यहाँ पे देखा जाए वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वर्तमान में चिंता का कारण बनी हुई मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका ग्रीन हाउस गैसों से ही है। ठीक है, जिससे कैसे याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब जिसकी घोषणा 1997 में की गई थी और 2005 से ये क्या हो गया था? तो लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। ठीक है, अब महासागरीय जल की बात थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, महासागरीय जल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो महासागरीय अधस्थल के संबंध में नीचे कथन पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या तो यहाँ पे सत्य है? बताइए महासागरीय जो अधस्थल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो कि अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों में घिरा होता है। ठीक है, महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन के स्रोत बहु महाद्वीपीय जो शेल्फ होते हैं उन पर ही पाए जाते हैं। सही तो है, तो आपका दोनों सही है, आपका आंसर यहाँ पे क्या जगह दोनों ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आज यहाँ पे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देख रहे थे थोड़ा सा महासागरीय बेसिनों के मध्य ढाल वाले क्षेत्र, तो गंभीर आपका गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों और पास स्थित तो निम्नमग्न तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं, माफ करिएगा। समुद्री तल के से ऊपर की ओर उठता हुआ नुकीला शिखरों वाला पर्वत आपका मध्य महासागरीय कटक कहलाता है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक आपका सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें मध्य महासागरीय कटक पर्वतों के 2 श्रृंखला से बना होता है जो कि एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर ऊंचाई 2500 मीटर होती है या हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आपका आइसलैंड जो मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हो निम्न द्वीप कहलाते हैं। इनके चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने के जो अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और गंभीर सागरीय मैदान की बात करूँ तो महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय
जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आंसर आपका देखा जाए तो अक्षांश, फिर आपका स्थल एवं जल का असमान वितरण हो सकता है। ज्वार भाटा नहीं करेगा, महासागरीय धाराएं कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 1, 2, 4 बनेगा। ठीक है, 1, 2, 4 बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ पर तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? उसके आपको थर्मोक्लाइन कहा जाता है ना, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? सोडियम पाया जाता है कि आपका क्लोरीन? क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्लोरीन। NaCl होता है ना, क्लोरीन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए सिंपल सा, वाष्पीकरण, नदियाँ, मैंग्रोव वनस्पति, महासागरीय धाराएं। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की जो सैलिनिटी है उसको प्रभावित करते हैं ना? तो प्रभावित क्या करेंगे? तो आपका वाष्पीकरण करता है, ठीक है, नदियाँ भी करती हैं, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर पर 1, 2, 4 ये आंसर सही है। 1, 2, 4 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जो सैलिनिटी को पाई जाती है कहाँ पे? तो वो आपका जो आपका वान झील है ना, वान झील आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए तुर्की वाली है ये वान झील। ठीक है, अगला आपका बंगाल की खाड़ी की जो सैलिनिटी है उसकी अपेक्षा अरब सागर की सैलिनिटी अधिक है। इसका कारण क्या है? दरअसल बंगाल की खाड़ी में नदियाँ ज्यादा जल गिराती है ना, मीठा जल होता है नदियों का। तो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रभाव होता है। सिंपल आंसर आप यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। महासागरीय जल संचलन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा सही है, आंतरिक भी होता है ना, तो आपका यहाँ पे केवल लगा के गलत कर दिया। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 आपका आंसर सही है। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा देखिए, कथन असत्य। महासागरीय जल में स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषता जैसे तापमान, लवणता, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रभाव महासागरीय जल के द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? तो सबसे ऊंचा की बात करें तो फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पे आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। ये दरअसल कहाँ का रीजन है? तो ये आपका जो कनाडा है, कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 15 से 16 मीटर की होती है। अगला आपका कि समुद्री सतह पर बेहद ज्वार आने का कारण क्या है? तो इसका कारण अगर देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के तीनों का एक ही दिशा में होना ये कारण हो सकता है। ठीक है, अगला आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार भाटा नौचालन की गतिविधियों में मददगार होते हैं। ज्वार भाटा तलछटों की गाद निकालने में मदद करते हैं। ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। तो आपके सभी सही हैं, सभी सही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है, डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लेकर आप यहाँ पे महासागरीय जलधाराओं के संबंध में कथन दिए गए हैं। आपको बताने में से कौन से कथन क्या है? तो सत्य है। कौन से कथन आपके सत्य हैं? ये थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं आपका महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं आपका महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। तो यहाँ पे सही थे सभी सही। आपको यहाँ पे क्या था? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधाराएं नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करना है? कौन सी इनमें से गर्म जलधारा है ना? आपको सिंपल से बताना है। बताइए तो कौन सी गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ठीक है, कनारी ठंडी है, फॉकलैंड भी ठंडी है, वेगुला भी ठंडी है। तो इस तरीके से केवल आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है जलधारा और आपके महासागर है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, अग्लुवास। तो गल्फ स्ट्रीम आपका है कहाँ पे? तो गल्फ स्ट्रीम अगर देखा जाए उत्तरी अटलांटिक जो ओशन उसमें पाया जाएगा। सही है। चलिए बात करें यहाँ पे हम्बोल्ट की धारा। तो हम्बोल्ट की धारा आपका, हम्बोल्ट मतलब पेरू की धारा कहलाती है। तो ये प्रशांत महासागर में होगी ना, प्रशांत महासागर हो जाएगी। ठीक है, बात करें यहाँ पे फॉकलैंड, ये दक्षिणी अटलांटिक में होगी। और बात करें यहाँ पे अग्लुवास, ये हिंद महासागर में होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ए पे क्या है? ए पे 3 है। ए पे 3 आपका बी आंसर बनेगा। बी आंसर बनेगा। बी दे रहा है, देखिए यहाँ पे दे रहा है, बी दे रहा है। मतलब आपका प्रशांत महासागर हम्बोल्ट, उसी को पेरू कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, दक्षिणी अटलांटिक में तो फॉकलैंड ठंडी जगह है। और हिंद महासागर अग्लुवास से भी एक आपकी गर्म जलधारा जो कि हिंद महासागर में। कह रहा है कि कथन कारण जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। ठीक, सही बात है। कारण कह रहा है गर्म और ठंडी जलधारा उसमें मिलने वाले क्षेत्र तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा देखा जाए, पहला तो सत्य है, दूसरा आपका गलत है। कारण गलत है क्योंकि जहाँ पे ठंडी और जलधाराएं मिलती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? उनके लिए भोजन बहुत अच्छा बन जाता है, भोजन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए मिलती है वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंक्टन की बढ़ोतरी में सहायक होती है, क्योंकि मछली का प्रमुख भोजन है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब पृथ्वी पर जीवन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम परितंत्र के सही तरीकों को प्रभावित करता है? परितंत्र के बारे में कौन सा कल हम लोगों ने देखा था ना, तो यहाँ पे आंसर
किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष समूह के जीवधारियों का अजैविक तत्वों के साथ ऐसा संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित होती है। आपका भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, सही तो है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतु के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। ठीक, एक अगर आपके यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु आपका क्षय संबंधित तत्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, दोनों ही आपके यहाँ पे क्या तो बिल्कुल सही है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन से अपघटक हैं, अपघटक हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कल बताया था विषाणु नहीं होता, मतलब वायरस नहीं होता। आपका आंसर यहाँ पे एक और दिन हो जाएगा, मतलब कवक और आपके जीवाणु होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश का क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ है, तो सही है, दोनों सही है। सत्य बताना, दोनों ही सही है। कल हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपके यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है उसको परिभाषित करता है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या जाएगा। देखिए, जैव मंडल में जीवधारियों व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्व है ना, उसी का चक्रीय प्रभाव होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीव के समुदाय में उसकी क्रियात्मक भूमिका को वर्णन करता है, नीचे करता है, परिस्थिति के नीचे। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो आपका बी वाला आंसर बनेगा। इकोलॉजिकल नीचे होता है ये। ठीक है, चलिए अगला है कि परितंत्र खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जीवित प्रजाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर केवल एक सही है ना, केवल एक सही है। हम लोगों ने पढ़ा था काफी अच्छे से, तो एक आपका केवल सही है, बाकी तो गलत है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे, देखिए दूसरा कथन, दूसरा सत्य, खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की समष्टि नहीं पाई जाती। ये तो प्रश्न था। ठीक है, अब तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसके अंतर्गत विविध जो जीव समष्टियां शामिल है। कथन तीसरा भी सत्य होगा क्योंकि प्रत्येक जीव की संख्या जो दूसरे द्वारा खाई जाती है का निर्देशन पोषण स्तर कहलाता है, ना कि एक खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो इस तरीके से याद रखेगा। और खाद्य श्रृंखला घास, मेढक, घास उगाया कीट ने, मेढक को सांप ने, सांप को बाज ने, कल मैंने आप लोगों को बताया था। अगला आपका है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति का अनुक्रमक प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सच्चर होते हैं। तो ये दरअसल होते हैं आपके सवाल और आपके किसके तुकावक है ना। इस तरीके से आपका आंसर क्या जाएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आपका मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है तो यहाँ पे जल से। ठीक, नाइट्रोजन चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश जीव वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक बायोलॉजिकल है। ठीक है, वायुमंडल में बिजली चमकने व कॉस्मिक रेडिएशन द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। आपको बताना कि इनमें से कौन से सत्य बताना ना, कौन से सत्य बताना। तो पहला एलिमिनेट कर लीजिए, पहला एलिमिनेट कर 2 और 3 आपके आंसर हो गए, क्योंकि समय पहला है तो इस तरीके से 2 और 3 आपके आंसर यहाँ पे क्या गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 2 और 3 आपके यहाँ पे क्या जाएगा, सही। ठीक, अगला आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। सक्सेशन की व्याख्या यहाँ पे देखा जाए किसी भी परितंत्र में प्रारंभिक प्रजातियों का द्वितीय प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन में उसकी संरचना परिवर्तन। इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है 5 चरण में होता है। कल मैंने बताया न्यूक्लिएशन से स्टार्ट होता है, स्टेबलाइजेशन तक जाता है। चलिए अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कारण पारिस्थितिक असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। असंतुलन के उत्तरदायी है तो प्राकृतिक आपदा हो सकती है, नवीन प्रजातियों का आगमन भी हो सकता है, मानव जनित कारक भी हो सकता है। इस तरीके से आपका 1, 2, 3 आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैव विविधता की बात करते हैं। जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है, बिल्कुल होती है। यही जैव विविधता प्रवृत्ता कहलाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है। हम बताइए, तो पहले तो आपका सही है क्योंकि पहले तो आपका बिल्कुल सही बता रहा है। फिर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या आपकी घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा, तो देखिए जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्र बढ़ते हैं तो प्रजाति की विविधता कम होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्र प्रदेश की तरफ जाने पर जीवधारियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, बताइए कौन से कथन आपके सत्य हैं, ये बताना है। जैसे किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीव
के जीन की विविधता आनुवंशिक विविधता कहलाती है? हाँ बिल्कुल कहलाती है। ठीक है, कलम लिखा था। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। ये हो सकता है। किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतु के प्रजातियों की विविधता परितंत्रीय विविधता कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजाति विविधता आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? तो परितंत्र विविधता नहीं, परितंत्र में जो विविधता पाई जाएगी वो कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 आपके सही है। ये आपका होता सकता है जैव। एक तरीके से देखा जाए तो आपका तीसरा गलत है। आंसर है आपका यहाँ पे क्या बना? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तीसरे की, तो किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं। ठीक है, जबकि एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के दूसरे समुदाय के जीव जंतु वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता परितंत्रीय विविधता कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए आवासीय विनाश। ठीक, संगठन पौधे व जंतुओं की प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु डेटा बुक किस संस्था द्वारा जारी की जाता है? तो IUCN मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो वैश्विक तापमान हो सकता है, बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि ये भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन है, ये नहीं होगा आपका। यहाँ पे ये 3 हो सकते हैं। तो आपका 1, 2, 3 आपका आंसर यहाँ पे कर जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वे प्रजातियां जिन्हें यदि संरक्षण नहीं किया जाए तो उनके विलुप्त होने के सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों का व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने इस प्रकार के पौधे व जंतुओं की प्रजातियों की वर्ग में रखा है। तो इसको रखा है आपका यहाँ पे देखा जाए तो वनरेबल सुविध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा था। अगला प्रश्न क्या करा आपको यहाँ पे? कह रहा प्रजातियां उनके स्थान है। रेड पांडा, जेनोकेरिया, सेबेसिनिटी, हाम्बोशिया, डेक्रेस बेड और ग्रेट इंडियन बस्टर। इसको मिलाइए आप लोग थोड़ा सा। इसका आंसर आपका सी बता रहा है, सी देख लीजिएगा। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखिए बात करें यहाँ पे रेड पांडा, तो रेड पांडा को पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, एक संकरपन प्रजाति है। जैन केरिया आपका सेबेसिनिटी की बात करें, एक अत्यंत संकटापन घास की प्रजाति है जो कि पश्चिमी घाट रसमलाई शिखर पर पाई जाती है। हम्बोशिया डेक्रेस बेड की बात करें, दक्षिण पश्चिमी घाट में पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर की बात करें तो मुख्य राजस्थान, गुजरात के और जो मध्य पाकिस्तान वाला रीजन उसमें पाई जाती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभिसरणों की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है बताइए? तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो पूर्वी हिमालय हो सकता है, सही है। पूर्वी हिमालय, आपका पश्चिमी घाट भी हो सकता है, सुंदरवन नहीं होगा। तो 1 और 2 आपका आंसर बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो हॉटस्पॉट है। ठीक है, देखिए भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। हिमालय क्षेत्र है, बेसिकली पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ। चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक, चलिए अब आगे चला जाए, थोड़ा सा देखें। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अब हम लोग जो ये अगला